विज़र्ड, आई कैन रिफाइन एवरीथिंग। अध्याय 31। बेशक मैं सहमत हूँ। रिचर्ड ने क्रिस्टल बॉल ली और जो लॉर्ड को आदरपूर्वक थोड़ा सा झुकाया। तो फिर चलो एक अनुबंध करते हैं। जोरोड ने दराज से जादूगर की लिखावट से ढका एक चर्मपत्र निकाला। यह एक आत्मा अनुबंध है। हस्ताक्षर करने के बाद आप मेरे आधिकारिक प्रशिक्षु बन जाएंगे। मैं तुम्हें अपना ज्ञान सिखाऊंगा और तुम इस ज्ञान को विरासत में पाओगे और इसे आगे बढ़ाओगे। ज्ञान की विरासत जादूगर शिक्षुता प्रणाली की नींव है। दूर और अज्ञानी काल में जादूगर शिक्षुओं को स्वीकार करने लगे और अपने जीवन भर खोजे गए ज्ञान को आगे बढ़ाने लगे। जादूगरों के लिए ये रिश्ता खून से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिचर्ड ने चर्मपत्र लिया। उस पर बहुत सी बातें लिखी थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर में जादूगर शिक्षुओं को उनकी सहमति के बिना अपना विरासत में मिला ज्ञान दूसरों को बेचने से मना किया गया था। ज्ञान बहुत मूल्यवान है और शिक्षुता बहुत घटिया। अगर प्रतिबंध न लगाए जाएं, तो जरा सा भी प्रलोभन शिक्षु को अपना ज्ञान बेचने के लिए प्रेरित कर सकता है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद रिचर्ड के हस्ताक्षर से एक ज्वाला तुरंत प्रज्वलित हुई और पूरे अनुबंध को जलाकर राख कर दिया। प्राचीन परंपरा के अनुसार, शिक्षु रिचर्ड, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। जोरोड ने रिचर्ड के माथे पर हाथ रखा और प्राचीन जादूगर की स्तुति की। रिचर्ड को समझ नहीं आया ये भजन, लेकिन धुंधली रोशनी में उसे लगा कि उसकी मानसिक शक्ति थोड़ी बढ़ रही है। एक भजन के बाद रिचर्ड को लगा कि इस दौरान उसकी मानसिक शक्ति लगभग 0.1% बढ़ गई है। ये ध्यान से कहीं ज्यादा कारगर है। ठीक है, ज्ञानोदय पूर्ण हो गया है। केओ लुओदे ने ताली बजाई, मुस्कुराया और जादू से किताबों की अलमारी से कई मोटी मोटी किताबें निकाल लीं। ये किताबें तुम्हारा प्रारंभिक पाठ्यक्रम हैं। वापस जाओ और इन्हें याद करो, इन्हें अच्छी तरह से सीखो और फिर अगला भाग खरीदने के लिए मेरे पास आओ। खरीदो। रिचर्ड दंग रह गया। क्या वह पहले से ही एक औपचारिक प्रशिक्षु नहीं था? वह अभी भी ऐसे क्यों पढ़ रहा था जैसे वह किसी पुस्तकालय में हो? हाँ, खरीद लो। चक्स रिचर्ड के पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। इतना हैरान मत हो, सीनियर सिस्टर अन्ना और मैं एक जैसे हैं। हम सब गुरु से ज्ञान खरीदने के लिए जादुई पत्थर खर्च करते हैं। ऐसा क्यों? रिचर्ड ने हैरानी से पूछा। यह आसान है। ज्ञान अनमोल है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो ज्ञान बहुत आसानी से मिल जाता है उसे तुच्छ समझा जाता है। केओ लुओदे ने रहस्यमयी भाव से अपनी दाढ़ी सहलाई। और कीमिया की कला में अभ्यास की जरूरत होती है। सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त कौशल हैं, तो आप व्यापारिक क्षेत्र में जादुई उपकरण और औषधियां बेचकर ज्ञान के बदले पर्याप्त जादुई पत्थर जरूर कमा सकते हैं। अन्ना ने बगल में ये भी कहा, गुरु का ज्ञान महंगा नहीं होता। जब तक आप कुशल हैं, व्यापारिक क्षेत्र में पर्याप्त जादुई पत्थर कमाना मुश्किल नहीं है। रिचर्ड, आपके मौजूदा कौशल के साथ मुझे डर है कि नए ज्ञान के बदले में आपको 2 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। चूंकि यही नियम था, रिचर्ड ने और कुछ नहीं कहा। जो लॉर्ड से किताबें लेने के बाद रिचर्ड, अन्ना और चक्स के साथ प्रयोगशाला से बाहर चला गया। ठीक है छोटे भाई, तुम अपनी असली काबिलियत छिपाने में बहुत माहिर हो। जैसे ही वे बाहर गए, चक्स और रिचर्ड ने एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखा और अच्छे भाइयों की तरह व्यवहार करने लगे। तुम्हारे इस कदम ने मुझे और मेरी बड़ी बहन को चौंका दिया। एना को थोड़ा उलझन महसूस हो रही थी। रिचर्ड से पहले वह पिछले 1000 सालों में जोरोड की सबसे प्रतिभाशाली शिक्षिका थी। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि यह उपाधि अब किसी और के हाथ लगने वाली है। लेकिन एना संकीर्ण सोच वाली नहीं थी। कुछ देर उदास रहने के बाद उसने इस मामले को टाल दिया। ठीक है चक्स, रिचर्ड को जाने दो। तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते तुम उसे एक शुभकामना उपहार क्यों नहीं देते? ये कहते हुए एना ने अपनी कमर की जेब से एक पदक निकाला और रिचर्ड को दे दिया। यह एक बैज है जिस पर एक विक्षेपण क्षेत्र उत्कीर्ण है, जो बर्फ के शंकु जैसे लंबी दूरी के भौतिक मंत्रों को विक्षेपित कर सकता है। धन्यवाद बड़ी बहन। अन्ना को इस हालत में देखकर चक्स अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसके पास रिचर्ड के लिए कोई जादुई कवच नहीं था। छोटे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यह नहीं देना चाहता, बस मेरा ध्यान जादुई उपकरणों पर नहीं है। क्या तुम 2 दिन रुको, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा कृत्रिम जानवर बना दूंगा। चक्स ने कड़वाहट से भरे चेहरे के साथ रिचर्ड से कहा। कृत्रिम जानवर? भाई, क्या तुम कृत्रिम जानवरों पर शोध कर रहे हो? रिचर्ड को अचानक प्रवेश परीक्षा में मिले कृत्रिम जानवर के मूल तत्व का ख्याल आया। उसने उसे एक कोने में फेंक दिया और उससे जानकारी निकालना भूल गया। खैर, मैं और मेरे गुरु दोनों कृत्रिम जानवरों का अध्ययन कर रहे हैं। चक्स ने सिर हिलाया। प्रवेश परीक्षा में राक्षस आप हैं, बड़े भाई। चक्स ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा। वह चीज़ असल में प्रशिक्षक का काम था, लेकिन उन्होंने उसे मुझे फेंक दिया। तो मेरा संश्लेषित जानवर बहुत अच्छा है ना? ये वाकई अच्छा है। रिचर्ड ने उस समय की स्थिति के बारे में सोचा। अगर राक्षस गंभीर रूप से घायल न होता और उसके पास जादुई उपकरण न होते, तो शायद वह परीक्षा जिंदा पास न कर पाता।
ये वाकई आश्चर्यजनक है, लेकिन मुझे एक राक्षस से दिल जैसा कुछ मिला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई। चक्स एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे कुछ समझ आया। दिल, आपको मूल के बारे में बात करनी चाहिए। अगर आपके पास कोर है तो मैं आपके लिए एक कृत्रिम जानवर उपहार के तौर पर तैयार कर दूंगा। चाक्स ने अपनी छाती थपथपाई। मैं शायद बाकी चीज़ों में अच्छा ना हूं, लेकिन कृत्रिम जानवर बनाने में तो अच्छा हूं। किसी जानवर को संश्लेषित करने की सबसे थकाऊ प्रक्रिया उसके कोर की खेती है। अगर कोर है तो चक्स को पूरा विश्वास है कि वह उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करके 3 दिनों के अंदर एक निम्न स्तरीय कृत्रिम जानवर तैयार कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई। काले टॉवर से बाहर आने के बाद रिचर्ड सीधे छात्रावास में गया और कृत्रिम जानवर का कोर ढूंढ निकाला। ये कोर कई महीनों से बिना बाहरी ऊर्जा के भी थोड़ा थोड़ा धड़क रहा है। इसकी जीवन शक्ति को केवल अतिशयोक्ति ही कहा जा सकता है। कोर को हाथ में लेकर रिचर्ड ने उससे जानकारी निकालने के लिए 15 अंक की मानसिक शक्ति खर्च की। हालांकि वह ये जानकारी कियाओलुओदे से साझा कर सकता था, लेकिन अगर हो सके तो वह इसे बचाकर रखना चाहता था। निष्कासन पूरा होने के बाद रिचर्ड को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी भारी हथौड़े से वार किया गया हो और वह उसे चक्कर और घबराहट महसूस हुई। सौभाग्य से फीडबैक प्रभाव के कारण रिचर्ड की मानसिक शक्ति 20 अंक तक पहुंच गई थी, इसलिए जानकारी निकालने के बाद भी उसके पास चक्स को कोर सौंपने की ऊर्जा थी। भाई, तुम्हें किस तरह का कृत्रिम जानवर चाहिए? चक्स ने कोर की जीवन शक्ति जांची और यह पुष्टि करने के बाद कि उसे अभी भी प्राप्त किया जा सकता है, उसने हाथ हिलाया और रिचर्ड को एक लंबी सूची दी। सूची में सैकड़ों निम्न स्तरीय कृत्रिम जानवर थे जिनकी अलग अलग क्षमताएं थीं। रिचर्ड ने सूची देखी। 7 सिर वाले राक्षसी भेड़ जैसे कई शक्तिशाली राक्षस थे, लेकिन कुछ विचार विमर्श के बाद रिचर्ड ने अंततः डेथक्रो नामक एक निम्न स्तरीय कृत्रिम जानवर को चुना। इस कृत्रिम जानवर में कोई मजबूत युद्ध क्षमता नहीं थी, लेकिन इसमें अंधदृष्टि और भ्रमों को भेदने की क्षमता थी। सामान्य परिचितों की तरह कृत्रिम जानवर आत्मा के बीज बोने के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते थे। अगर रिचर्ड डेथक्रो की इंद्रियों से जुड़ जाता तो उसके पास डेथक्रो की क्षमताएं होतीं। ये देखकर कि रिचर्ड ने डेथक्रो की सूचना देने का फैसला किया, चक्स ने उदारता से हाथ हिलाया। डेथक्रो नाम की यह चीज़ बहुत आसान है। 3 दिन बाद मेरे पास आकर सामान ले लो। सब कुछ हो जाने के बाद रिचर्ड अपने कमरे में लौट आया और बिस्तर पर गिर पड़ा, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहता था। परिष्कृत मानसिक ऊर्जा के उपभोग से वह बहुत थक गया था। आमतौर पर उसे ठीक होने के लिए ध्यान करना चाहिए, लेकिन आज रिचर्ड खास तौर पर अच्छी नींद लेना चाहता था। जो लॉर्ड का आधिकारिक प्रशिक्षु बनकर उसने इस अकादमी में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और जादूगर बनने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। रिचर्ड ने अपनी आंखें बंद की और आत्माओं के सागर से जुड़ने पर उसने जो शानदार दृश्य देखा था वह उसके सामने प्रकट हो गया और उसके मुंह के कोने पर अनजाने में एक लालसा भरी मुस्कान उभर आई। तारों का साम्राज्य, मैं सचमुच उसे देखने जाना चाहता हूँ। 3 दिन बाद जादुई पालतू जानवरों के प्रशिक्षण की नियमावली, चक्स इसी के बारे में बात कर रहा होगा। लाइब्रेरी में रिचर्ड ने किताबों की अलमारी से जादुई पालतू जानवरों के प्रशिक्षण की नियमावली निकाली। इस किताब में जादूगरों द्वारा जादुई पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करने के तरीके के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी दर्ज थी। अकादमी में उधार लेने की कीमत 5 दिनों के लिए 3 जादुई पत्थर थे। चक्स ने जब उसे डेथक्रो दिया तो उसके अनुसार उसका डेथक्रो किसी भी साधारण जादुई पालतू जानवर से अलग नहीं है, सिवाय इसके कि वह प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं हो सकता। रिचर्ड ने कॉलेज का सिक्का उस योगिनी को दिया जो कहीं से प्रकट हुई और क्रिस्टल बॉल से किताब के नंबर को छुआ और किताब उधार ले ली गई। रिचर्ड किताब लेकर छात्रावास लौट आया। उसकी बालकनी में एक नीली आंखों वाला कौवा, जिसके पैर में लोहे की जंजीर बंधी थी, जो एक साधारण कौवे से थोड़ा बड़ा था, दूर तक निश्चलता से देख रहा था। ये चक्स द्वारा बनाया गया डेथक्रो है। चक्स के अनुसार इस डेथक्रो का शरीर पूरे 15 फीट का था, जिससे ये 6000 मीटर की ऊंचाई पर आज़ादी से उड़ सकता था। इसके अलावा इसके पंख इतने मजबूत थे कि वे बिना टूटे 200 किलोग्राम का भार उठा सकते थे। इन पंखों की बदौलत डेथक्रो जादुई मिसाइलों को भी नज़रअंदाज कर सकता था। चक्स ने इसके पंजे और चोंच को भी संशोधित किया था और इसके तीखे पंजे स्टील की प्लेटों को आसानी से भेद सकते थे। किताब नीचे रखकर रिचर्ड ने दराज से तैयार लोहे के छर्रे निकाले। चक्स ने डेथक्रो के पाचन तंत्र को सर्वाहारी बना दिया, जिससे यह अपने पंखों की मजबूती और अपने पंजों और चोंच की तीक्ष्णता बनाए रखने के लिए विशिष्ट धातुओं को पचा सकता था। इसके अलावा इस मौत को बुलाने वाले कौवे को अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन 10 किलोग्राम ताज़ा खून और मांस खाना पड़ता है। खाओ, खाओ और खाओ। रिचर्ड ने अपना हाथ खोला और कौवे को अपने हाथ में लोहे के छर्रे खाने दिए। अब उसे धीरे धीरे डेथक्रो के साथ संबंध बनाने की ज़रूरत है, ताकि आत्मा के बीज बोते समय आने वाली बाधाओं को कम किया जा सके। आत्मा के बीज परिचित तकनीक का मूल और जादूगर के आदेशों का पालन करने के लिए परिचितों का आधार हैं।
आत्मा के बीजों के माध्यम से जादूगर मानसिक रूप से परिचितों को जटिल गतिविधियां करने और इंद्रियों को साझा करने का आदेश दे सकते हैं। जादूगरों में कुछ जादूगर ऐसे भी होते हैं जो बड़ी संख्या में जादुई पालतू जानवरों को नियंत्रित करके अपनी युद्ध प्रणाली बनाते हैं। हालांकि एक जादूगर प्रशिक्षु केवल 2 आत्मा के बीजों को ही बांट सकता है, और यदि जादुई पालतू जानवर अप्रत्याशित रूप से मर जाता है तो आत्मा के बीज को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रशिक्षु अवस्था के दौरान जादुई पालतू जानवर आमतौर पर रिचर्ड की तरह सहायक मार्ग अपनाता है। कौवों को खाना खिलाने के बाद रिचर्ड को एक स्प्रिंकलर मिला और उसने पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। रिचर्ड ने ब्लैक रॉक पर्वतों से बहुत सारे पोषण के बीज और पौधे एकत्र किए। अकादमी लौटने के बाद उसे फूलों के गमलों का एक गुच्छा मिला और उन्होंने उन्हें बालकनी में लगा दिया। पौधों को पानी देने के बाद रिचर्ड अपनी मेज़ पर लौट आया। मेज़ पर कई किताबें थीं। जादुई पालतू प्रजनन पुस्तिका के अलावा जो उसने अभी अभी उधार ली थी, बाकी किताबें जो लॉर्ड द्वारा दी गई कीमिया की किताबें थीं। रिचर्ड ने इनमें से कुछ किताबों पर नज़र डाली। इन किताबों में जादुई उपकरण, जादुई औषधियाँ, कृत्रिम जानवर और यहाँ तक कि जादुई घेरे सहित कुछ बुनियादी ज्ञान दर्ज था, और ये रिकॉर्ड बहुत विस्तृत थे। अगर आप पुस्तकालय से ये किताबें उधार लेते हैं तो इनमें से कुछ को ढूंढने के लिए आपको बहुत सारे जादुई पत्थर खर्च करने पड़ते हैं। और अब रिचर्ड को बिना एक पैसा खर्च किए ये मिल गए। औपचारिक प्रशिक्षु बनने का यही फायदा है। कुछ ज्ञान सिर्फ जादुई पत्थरों से नहीं मिलता। रिचर्ड का दिन कक्षाओं, फूलों को खिलाने, पानी देने और पढ़ने में जल्दी बीत जाता था। रात में रिचर्ड कमरे से बाहर निकला और बगल वाली एली को साथ नीचे चलने के लिए बुलाया और टावर से थोड़ी ही दूर पर एक नए खुले रेस्टोरेंट में पहुंच गया। ब्लैक रॉक माउंटेन्स में एली को एक टीममेट के रूप में प्रशिक्षित करने का फैसला करने के बाद से रिचर्ड ने एली के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वे रोज साथ खाना खाते हैं, साथ क्लास जाते हैं, साथ लाइब्रेरी जाते हैं और युद्ध में अपनी मौन समझ को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से 2 काम करते हैं। इस तरह रिश्ते धीरे धीरे गहरे होते जाते हैं। रेस्टोरेंट की सजावट सादी, यहाँ तक कि सादी भी थी। दीवारों पर कुछ लैंडस्केप पेंटिंग और टेपेस्ट्री लटकी हुई थी और छत से 12 जादुई पत्थर के लैंप लटक रहे थे जो 12 मेज़ों को रोशन कर रहे थे। लेकिन सादी सजावट का मतलब यह नहीं कि रेस्टोरेंट सादा है। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहीं से कुछ साधारण वेटरों को काम पर रखा था। ये वेटर लंबे और सुंदर थे और उनकी हर हरकत विनम्र थी। वेटर ने रिचर्ड को मेन्यू दिया और मेज़ पर चांदी के बर्तन रख दिए। चारकोल ग्रिल्ड जादुई पैटर्न वाली पोर्क रिब्स। लंबे समय तक सेवन करने से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। रिचर्ड ने मेनू पर लिखे शब्दों को देखा और मुस्कुराया। इस रेस्टोरेंट का मालिक बहुत काबिल है। उसके व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियां जादुई हैं। क्या ये थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं है? एली ने घबराहट से मेन्यू देखा। इस मेन्यू में सभी व्यंजन बहुत महंगे थे। सिर्फ 2 व्यंजन ऑर्डर करने पर 3 या 4 जादुई पत्थर लगते। अगर इसे प्लांटाजेनेट सोने के सिक्कों में बदल दिया जाए तो इस खाने से राज्य को 1 साल का कर राजस्व खर्च करना पड़ता। बस कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, मैं इसे अक्सर नहीं खाता। रिचर्ड ने मेन्यू में कुछ व्यंजन देखे जिनमें उसकी रुचि थी और उन्हें वेटर को दे दिया। उसे अपने शरीर को मजबूत बनाने के प्रभाव में बहुत दिलचस्पी थी। वेटर चुपचाप चला गया और रिचर्ड बैठ गया, कुछ ऊप से इधर उधर देखने लगा। पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ 12 टेबल थीं और उसकी टेबल को छोड़कर कुल मिलाकर सिर्फ 4 टेबल पर मेहमान थे। रिचर्ड ने अचानक देखा कि एक टेबल पर बैठे मेहमान जाने पहचाने लग रहे थे। एली, जरा देखो तो, क्या ये वही केविन नहीं है जिससे हम हवाई जहाज पर मिले थे? एली ने रिचर्ड की ओर इशारा करते हुए सिर हिलाया। ये वही है। यह आसान है। रिचर्ड मुस्कुराते हुए केविन के पास आया और बहुत ही आत्मीयता से उसका अभिवादन किया। केविन, बहुत समय हो गया, क्या तुम्हें हाल ही में मेरी याद आई? केविन के साथ डिनर कर रहा व्यक्ति ग्रिफिथ था जिसने उसे परीक्षा पास करने में मदद की थी। जब उसने रिचर्ड को नमस्ते कहने के लिए आते देखा तो ग्रिफिथ ने अपना काम रोक दिया। रिचर्ड, केविन चौंका और फिर तुरंत समझ गया कि रिचर्ड का क्या मतलब था। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, रिचर्ड, हाल ही में तुम कैसे हो? ये कहते हुए केविन ने अपनी जेब से $100 का एक कॉलेज का सिक्का निकाला। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप जितना अच्छा नहीं, मास्टर केविन। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए अकादमी के सिक्के स्वीकार कर लिए। केविन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वह जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, चाहे हवाई जहाज़ पर हो या अभी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने हाल ही में एक छोटा मोटा व्यवसाय किया है और कुछ पैसे कमाए हैं। केविन मुस्कुराया और सिर हिलाया। छोटा व्यवसाय? रिचर्ड ने अपनी नाक हिलाई। केविन के पास आते ही उसे एक खुशबू महसूस हुई। विस्टेरिया की खुशबू। विस्टेरिया का इस्तेमाल जादुई उपकरण बनाने या औषधि बनाने में किया जा सकता है। केविन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मान गया।
एक कुलीन परिवार होने के नाते जिसकी जड़ें व्यवसाय में थीं, उसके परिवार में बड़े से लेकर छोटे तक सभी का दिल व्यापार में लगा हुआ था। जादूगर अकादमी पहुंचने के बाद केविन ने अपनी सूंघने की क्षमता की गहरी समझ से जल्दी ही एक व्यावसायिक अवसर पहचान लिया और कीमियाई सामग्रियों का व्यापार शुरू कर दिया। ये बहुत ही व्यवहारिक है। रिचर्ड, क्या आप कीमिया में विशेषज्ञता रखते हैं? केविन को ये स्वीकार करते देख रिचर्ड का दिल भी जीवंत हो उठा। वह कीमिया में विशेषज्ञता रखता है और उसके भविष्य के जीवन में प्रयोग जरूरी है। हालांकि वाणिज्यिक क्षेत्र में कई सामग्रियां उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट वस्तुएं मिलना मुश्किल है। अब जबकि केविन ने रासायनिक पदार्थों का व्यापार शुरू कर दिया है, तो वह भविष्य में निश्चित रूप से इस व्यापारिक क्षेत्र में सक्रिय रहेगा। जैसा कि कहा जाता है, ज्यादा दोस्त ज्यादा रास्ते, और रिचर्ड भी कुछ दोस्त बनाना चाहता था। मैं किसी कीमिया स्कूल में विशेषज्ञता का दावा नहीं कर सकता। हम निम्न स्तरीय प्रशिक्षुओं को स्कूल के बारे में बहुत कम जानकारी है। हो सकता है कि भविष्य में हमें स्कूल बदलना पड़े। रिचर्ड मुस्कुराया और केविन की बात से सहमत हुआ। वाह रिचर्ड, क्या आपके पास हाल ही में बनाने के लिए कोई जादुई उपकरण है? मेरे पास कुछ कीमिया सामग्री है। इन्हें तुम्हें कम दाम पर बेचने के बारे में क्या ख्याल है? केविन की आंखों में एक चतुराई भरी नजर आ गई। रिचर्ड के शब्द भले ही विनम्र लग रहे हों, केविन को ये लगभग शेखी बघारने वाले लग रहे थे। उसे कीमिया विद्याओं की कुछ समझ थी, और कोई भी जादूगर प्रशिक्षु जो इस स्तर पर कीमिया में विशेषज्ञता का दावा कर सकता था, बिना किसी अपवाद के असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होता था। हालांकि कीमिया विद्या सिद्धांत से ज्यादा अभ्यास को प्राथमिकता देती थी, फिर भी इसके प्रारंभिक ज्ञान के लिए पुस्तकालय में 1 दर्जन से ज्यादा जादुई पत्थरों को पूरा करना आवश्यक था। सीमित जादुई पत्थरों वाले निम्न स्तरीय प्रशिक्षुओं के लिए यह न केवल एक बहुत बड़ा खर्च था, बल्कि पैसे के हिसाब से बेहद कम मूल्य का भी था। क्योंकि कीमिया विद्या कम समय में प्रशिक्षुओं की युद्ध क्षमता में सुधार नहीं कर सकती, और कम युद्ध क्षमता का मतलब है कार्यों को स्वीकार करने के लिए विकल्पों की एक छोटी श्रृंखला, जिसके परिणामस्वरूप कीमिया चुनने वाले जादूगर प्रशिक्षु जादुई पत्थरों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। इस प्रकार एक दुष्चक्र बन जाता है और जादूगर प्रशिक्षुओं की मजबूत बनने की गति धीमी हो जाती है। उसके सामने रिचर्ड के पास न केवल एक शक्तिशाली आभा थी, बल्कि उसके पास एक महिला को यहाँ भोजन कराने के लिए पर्याप्त धन भी था। ऐसे प्रशिक्षु के लिए जिसे कीमिया में कोई प्रतिभा नहीं है, यह असंभव है। अचानक केविन को हाल ही में सुनी एक अफवाह याद आई। कीमिया स्कूल के मास्टर कियाओ लुओडे एक निम्न स्तरीय प्रशिक्षु को अपना औपचारिक प्रशिक्षु बनाने की योजना बना रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, शायद बाद में। रिचर्ड हंसा। उसने हाल ही में जो लॉर्ड द्वारा दिए गए पेशेवर ज्ञान को सीखने की योजना बनाई थी, और जादू की पोशाकें बनाने की उसकी कोई योजना नहीं थी। कोई बात नहीं, केविन ने कहा, अभी भी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैं तुम्हें अपना पता छोड़ जाऊंगा। अगर भविष्य में तुम्हें किसी भी सामग्री की जरूरत हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ के दाम व्यावसायिक क्षेत्र से कम होंगे। इसके बाद केविन ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला जिस पर केविन का नाम और पता छपा था। ठीक है, अगली बार अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर तुम्हें ढूंढूंगा। रिचर्ड ने कार्ड लिया और अपनी जेब में रख लिया। रिचर्ड, खाना आ गया है। एली की आवाज़ पीछे से आई। रिचर्ड ने केविन की तरफ माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया और अपनी पुरानी जगह पर वापस चला गया। उसके जाने के बाद ग्रिफिथ, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, केविन, वह बहुत ताकतवर है। कितना ताकतवर? तुमसे ज़्यादा ताकतवर। केविन ने बड़ी खूबसूरती से अपने लिए रेड वाइन का एक गिलास डाला और गिलास को धीरे से घुमाया। लाल वाइन उसकी आंखों में झलक रही थी और उसका दिमाग अब उसके द्वारा लगाए गए अनुमान से भरा हुआ था। ग्रिफिथ एक पल के लिए चुप रहा और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी समझ मुझे बताती है कि वह खतरनाक है। केविन की कलाई कांपी और गिलास से रेड वाइन की एक बूंद गिर गई। वाह वाह! केविन ने अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में पूरा पी गया। वह हमारा दुश्मन नहीं है। शायद भविष्य में हम दोस्त भी बन जाएं। अल्पविराम। जादुई पैटर्न वाले पोर्क चॉप्स साधारण पोर्क से ज्यादा स्वादिष्ट थे, ज्यादा मजबूत और चबाने में आसान। भुनी हुई चर्बी, सुनहरे भूरे रंग की, जीभ की नोक पर एक सुगंध फैला रही थी। जादुई जानवर की मांसपेशियों के रेशे रिचर्ड के दांतों से रगड़ खाकर अंततः कीमे के गोले में बदल गए जिसे रिचर्ड ने निगल लिया। पोर्क चॉप्स की एक प्लेट खाने के बाद रिचर्ड का पूरा शरीर गर्म हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सभी कोशिकाएं किसी चीज से जाग गई हों और बहुत सक्रिय हो गई हों। क्या ये राक्षस का मांस है? ये पैसा बहुत खर्च हुआ। रिचर्ड ने वेटर द्वारा दिया गया तौलिया लिया और अपने माथे से पसीना पोंछा। लगता है इस रेस्टोरेंट के मालिक को उनकी प्रतिक्रिया का अंदाजा हो गया था। रिचर्ड, अफसोस है कि हम पिछली बार मारे गए अजगर को वापस नहीं ला पाए। एली के गाल थोड़े लाल हो गए और उसके माथे से पसीने की बारीक बूंदें टपकने लगीं, जो बूंदों में बदल गईं और नीचे लुढ़क गईं।
उसने अपना मोटा कोट उतार दिया और बूंदें उसकी पतली गर्दन से होते हुए उसकी छाती तक बह गईं और आखिरकार खड्ड में समा गईं। रिचर्ड को अचानक पता चला कि एली, जिसे वह एक छोटी बच्ची समझ रहा था, असल में बहुत अच्छी फिगर वाली थी। सच में, मैं अगली बार इसे वापस लाने का कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगा। रिचर्ड ने नजरें फेर लीं और ग्लानि से भरकर कहा। भोजन की कुल कीमत 210 कॉलेज के सिक्के थे, जिनमें से 10 टिप के थे। जब भुगतान का समय आया तो एली ने बिल बांटने पर जोर दिया। शयनगृह में वापस आकर रिचर्ड हमेशा की तरह ध्यान करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, एली की आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। रिचर्ड, जो ध्यान नहीं कर पा रहा था, बिस्तर से उठा, मेज पर गया और वह किताब खोली जो उसने दिन में पूरी नहीं पढ़ी थी। किताबों में सुनहरे घर और खूबसूरत औरतें होती हैं। रिचर्ड, ज्ञान ही वह चीज़ है जिसे एक जादूगर को जीवन भर अपनाना चाहिए। ... जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिचर्ड का जीवन व्यवस्थित ढंग से चलता रहा। 1 साल में रिचर्ड ने अपनी मानसिक शक्ति को 22वें स्तर तक बढ़ा लिया, जबकि उसकी शारीरिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। उसी साल उसने जो लॉर्ड द्वारा दी गई किताबें पूरी पढ़ लीं। हालांकि कीमिया एक व्यावहारिक विद्या है। सिद्धांत सीखने के बाद उसे सही मायने में सीखने के लिए उसका अभ्यास करना होगा। अभी 20 जादुई पत्थर बाकी हैं। लगता है मुझे औषधियाँ बनानी शुरू कर देनी चाहिए। रिचर्ड ने अपने हाथ पर जादुई पत्थरों की गिनती की। वह हाल ही में सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ रहा था, उसने कई कीमियागरों के साथ कई कक्षाएं भी ली थीं। हालांकि जोरोड जानकार और कुशल था, लेकिन हर जादूगर की अपनी अलग अलग ताकत थी। अगर वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो वह रिचर्ड को किसी दूसरे जादूगर के साथ जादुई पत्थरों की कक्षा में जाने के लिए कहता। ओह, क्या ये चीज़ वाकई किसी कीमियागर ने लिखी है? रिचर्ड ने कॉन्सेंट्रेशन पोशन की रेसिपी कॉपी की। उसमें बाएं और दाएं हाथ के अलग अलग हिस्सों को देखकर उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। औषधियाँ बनाना जादुई कवच बनाने से अलग है। जादुई कवच के साथ एक ही चरण महत्वपूर्ण होता है। जब तक वह चरण अच्छी तरह से किया जाता है, तब तक बाकी चरणों में कठोर दृष्टिकोण से गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। हालांकि औषधियाँ बनाना अलग होता है। हर चरण में सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कई औषधियों के लिए प्रसंस्करण समय का एक भी अतिरिक्त सेकंड या गलत प्रकार के उपकरण सामग्री के गुणों को बदल सकते हैं, जिससे औषधि खराब हो सकती है। अब रिचर्ड को खुद ही सारी जानकारी पता करनी थी। व्यापारिक क्षेत्र में लोग आ जा रहे थे और जादूगर प्रशिक्षु अलग अलग कपड़े पहने और अलग अलग रूप रंग में एक साथ मिल रहे थे, जिससे यह हैलोवीन जैसा लग रहा था। जब रिचर्ड व्यापारिक क्षेत्र में पहुंचा तो सबसे पहले वह अपनी बड़ी बहन अन्ना की कीमिया की दुकान पर गया। अलग अलग कीमिया की दुकानों में सामग्री की कीमतें और गुणवत्ता अलग अलग थीं, और अगर वह खुद इन चीज़ों को आजमाना चाहता तो निस्संदेह उसे बहुत समय और जादुई पत्थरों की ज़रूरत होती। लेकिन अगर आप किसी से पूछें तो बात अलग है। क्या आप औषधियों के लिए सामग्री खरीदना चाहती हैं? अन्ना काउंटर पर झुक गई और अपनी कनपटियां रगड़ने लगी। अगर आप उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की तलाश में हैं तो चालाश चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएं। अगर आप सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं और इस प्रक्रिया से परिचित होना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप कियाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएं। वहाँ कीमतें कम हैं और गुणवत्ता अलग अलग होने के बावजूद ये स्वीकार्य है। ठीक है, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद वरिष्ठ बहन। एना ने जम्हाई ली और अपनी कनिष्ठ सहपाठी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको कुछ उधार दूं? पहले 6 महीनों तक कोई ब्याज नहीं, लेकिन उसके बाद की अवधि के लिए 5% की वार्षिक ब्याज दर लगेगी। रिचर्ड हाल ही में उससे काफ़ी सवाल पूछ रहा था और वह उसके सीखने के रवैये की प्रशंसा करती थी। एक जादूगर का सबसे मूल्यवान गुण सीखने का शौक होता है, चक्स के विपरीत, जो हमेशा आलसी और शराबी रहता था। और उसने सुना था कि रिचर्ड भी एक किसान का बेटा था और उसका पिता भी उतना ही शराबी था। इससे उसे लगा कि वे दोनों एक ही नाव में सवार हैं और एक दूसरे के बहुत करीब भी महसूस कर रहे थे। नहीं, मेरे पास अभी भी कुछ जादुई पत्थर हैं। रिचर्ड मुस्कुराया और अन्ना की दयालुता को अस्वीकार कर दिया। उसके पास अभी तक गोला बारूद और खाना खत्म नहीं हुआ है। जो भी आप कहें। अन्ना ने अपने बिखरे हुए लंबे बालों को समेटा, जिससे उसकी सामान्य रूप से चिकनी गर्दन दिखाई देने लगी। बड़ी बहन, आपको चोट क्यों लगी है? रिचर्ड ने अन्ना की गर्दन पर जले हुए निशान की ओर इशारा किया। ये बस एक मामूली चोट है, कोई गंभीर बात नहीं है। अन्ना ने हाथ हिलाया। जादू के प्रयोगों में कुछ समस्याएं तो होती ही हैं। ओह, और पिछली बार आपने जो लाल पारा मुझे दिया था वह मैंने लगभग खत्म कर दिया है। वह अचानक रिचर्ड की ओर मुस्कुराए। क्या आप मुझसे कुछ और जादुई पत्थर कमाने में रुचि रखती हैं, बड़ी बहन? रिचर्ड का दिल द्रवित हो गया और वह 100 जादुई पत्थरों की बड़ी बात से सचमुच ललचा गया। यह हालात पर निर्भर करता है। मैं इन दिनों औषधियों का अध्ययन कर रहा हूं और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। रिचर्ड ने थोड़ा उलझन में होने का नाटक किया। ठीक है,
आपके पास सीनियर सिस्टर को कुछ औषधियां परिष्कृत करने में मदद करने का समय है। एना ने सिर हिलाया, उसका इरादा उसे मजबूर करने का नहीं था। आखिरकार उसे भी लाल पारे को परिष्कृत करना थोड़ा मुश्किल लगता था और रिचर्ड से ऐसा करने के लिए कहने से उसकी पढ़ाई ज़रूर धीमी हो जाती। ठीक है, तो सीनियर सिस्टर, मैं पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाकर देखता हूँ। रिचर्ड ने एना को हाथ हिलाया और कियाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर मुड़ गया। विजार्डिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाणिज्यिक क्षेत्र का सबसे बड़ा विक्रेता है, जो पूरी अकादमी के लिए आधे से ज़्यादा सामग्री उपलब्ध कराता है। विभिन्न क्षेत्रों और परिवारों से ये विजार्डिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाणिज्यिक क्षेत्र में एकत्रित होकर हर तरह की जादुई सामग्री बेचते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अकल्पनीय भी। इसलिए अधिकांश निम्न स्तरीय जादूगरों को सामग्री इकट्ठा करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्ना ने रिचर्ड को 2 विकल्प दिए, चालाश चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कियाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चालाश की गुणवत्ता की गारंटी है, लेकिन कीमत महंगी है। कियाओ का गुणवत्ता नियंत्रण अच्छा नहीं है, लेकिन सस्ता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए रिचर्ड ने स्वाभाविक रूप से सामग्री खरीदने के लिए कियाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाना चुना। कियाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पता वाणिज्यिक क्षेत्र में गोल्डन स्ट्रीट पर स्थित है। इस सड़क पर ज़मीन बहुत महंगी है और प्रत्येक दुकान का वार्षिक किराया हज़ारों जादुई पत्थरों के बराबर है। अन्ना जैसा धनी प्रशिक्षु भी यहाँ का किराया नहीं दे सकता और केवल एक सस्ती जगह ही चुन सकता है। रिचर्ड ने अपने आसपास लगे चकाचौंध भरे संकेतों को देखा और विभिन्न रंगों वाले जादुई पत्थर के लैंप के संकेतों ने रिचर्ड को ऐसा महसूस कराया जैसे वह वापस धरती पर आ गया हो। जादू की दुनिया में जादूगर और नश्वर एक ही दुनिया के नहीं होते। रिचर्ड ने आह भरी और फिर पास ही एक दुकान की ओर देखा। कियाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहीं है। रिचर्ड दुकान में चला गया और उसके कान एक पल के लिए शांत हो गए। ध्वनिरोधी जादुई घेरा। रिचर्ड ने अपना फैसला सुनाया। दुकान का अंदरूनी हिस्सा ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें बस एक काउंटर, कुछ अलमारियां और खुले धातु के जोड़ों वाली एक यांत्रिक महिला क्लर्क है। कियाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है, सहपाठी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यांत्रिक क्लर्क ने रिचर्ड को थोड़ा सा झुकाया, उसकी आवाज़ मधुर और मधुर थी। मुझे कुछ सामान खरीदना है, लेकिन आपके पास? रिचर्ड, जिसने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी, क्लर्क को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी त्वचा नाजुक, भाव जीवंत और आवाज़ मधुर थी। अगर उसके खुले हुए यांत्रिक जोड़ और बेजान क्रिस्टल आंखें न होती तो रिचर्ड उसे लगभग एक असली इंसान ही समझता। लगता है तुम पहली बार यहाँ आए हो, क्लर्क ने रिचर्ड की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। विजार्डिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सामानों का एक अलग गोदाम है। तुम्हें बस दुकान में भुगतान करना होगा और हम सामान सीधे तुम्हारे कमरे या प्रयोग क्षेत्र में पहुंचा देंगे। ठीक है, रिचर्ड ने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर अपनी ज़रूरतों वाला चर्मपत्र उसे दे दिया। रिचर्ड चर्मपत्र में कुछ अनावश्यक सामग्री मिला सकता था ताकि कोई और नुस्खा चुरा न सके। ठीक है, कृपया 1 मिनट रुको। क्लर्क ने चर्मपत्र लिया और फिर चर्मपत्र की सामग्री दर्ज करने के लिए एक क्रिस्टल बॉल निकाली। ठीक है, क्रिस्टल बॉल चमकी। तुम्हें जिन सामग्रियों की ज़रूरत है उनकी कुल कीमत 530 अकादमी सिक्के होगी। क्या तुम उन्हें खरीदना चाहोगे? 5 व्यंजन, 530 अकादमी सिक्के। उन अशुद्ध सामग्रियों को छोड़कर प्रत्येक रेसिपी की कीमत लगभग 100 अकादमी सिक्के होनी चाहिए। रिचर्ड ने सिर हिलाया, फिर अपनी जेब से कॉलेज का सिक्का निकाला और क्लर्क को दे दिया। ये पुष्टि करने के बाद कि कॉलेज के सिक्के नकली नहीं हैं, क्लर्क ने उसे लेन देन की सामग्री दर्ज करने वाला एक अनुबंध दिया। जादूगरों की दुनिया में अनुबंध लेन देन का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद रिचर्ड ने अपनी डिलीवरी का स्थान दर्ज किया। ये पुष्टि करने के बाद कि सारी जानकारी सही है, रिचर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर नहीं गया, बल्कि क्लर्क से एक सूची मांगी। क्या आप मुझे उन वंशों की सूची दे सकते हैं जो आप बेचते हैं? हाँ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। क्लर्क ने काउंटर के नीचे से एक क्रिस्टल बॉल निकाली और रिचर्ड को दे दी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे टटोलने के बाद रिचर्ड के दिमाग में ढेर सारी जानकारी उभरी। जादूगर ने कितनी दुनियाओं पर विजय प्राप्त की है? वंशों की यह संख्या बहुत ज़्यादा है। रिचर्ड ने मोटे तौर पर गिनती की और पाया कि संदेश में हज़ारों जीव, कीड़ों से लेकर ड्रैगन तक, और यहाँ तक कि 4 तात्विक स्तरों के तात्विक जीवों की वंशावलियाँ भी। वंशावलियों की यह संख्या जादूगर युद्ध के दौरान की संख्या के बराबर भी नहीं थी। इतने सारे वंशावलियों के बीच काफ़ी देर तक खोजबीन करने के बाद ली को आखिरकार वह वंश मिल गया जिसकी उसे ज़रूरत थी। डार्क वॉरियर की वंशावलियों की कीमिया के दूसरे चरण के लिए वंश की आवश्यकता होती है, 2 सिर वाला ट्रोल। कियाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसकी कीमत 500 जादुई पत्थर है। 500 जादुई पत्थर। रिचर्ड ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। जादुई पत्थरों की यह मात्रा उसके लिए अभी काफ़ी बड़ी रकम थी। वह शायद वंशावलियों की कीमिया के दूसरे चरण को इतनी जल्दी पूरा नहीं कर पाता।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकलने के बाद रिचर्ड ने छात्रावास लौटने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि प्रयोग क्षेत्र में एक खुली जगह पर आ गया। आयोजन स्थल के बीचों बीच एक छोटे बालों वाली सुंदरी जादू का प्रयोग कर रही थी। धमाका! लड़की के हाथ से एक शंकु के आकार की लौ निकली, जिसने उस धातु के लक्ष्य को तुरंत जला दिया जिस पर वह निशाना साध रही थी। 2 सेकंड के भीतर लक्ष्य पिघले हुए लोहे के एक टुकड़े में बदल गया। झप झप झप! एली, तुम में सचमुच रूपांतरण विद्यालय के लिए एक प्रतिभा है। रिचर्ड ने ताली बजाई और एली के पीछे से बाहर चला गया। वह सुंदर आकृति जो मंत्र का परीक्षण कर रही थी, एली थी, और उसने अभी जो मंत्र इस्तेमाल किया था वह अग्नि के हाथ थे। अधिक सटीक रूप से कहें तो ये रिचर्ड द्वारा प्राप्त वरिष्ठ प्रशिक्षु के नोट्स में दर्ज अग्नि के हाथों का एक उन्नत संस्करण था। मैं तुमसे बहुत पीछे हूँ। अब तुम मास्टर कियाओ लुओडे की आधिकारिक प्रशिक्षु हो। एली ने रिचर्ड की तरफ मुंह बनाया, फिर उसके पास आए और अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रिचर्ड, क्या तुम्हें इस समय पढ़ना नहीं चाहिए? अपनी बांह पर हल्का सा स्पर्श महसूस करते हुए रिचर्ड, जो इसका आदी था, अपना हाथ हटाने के लिए बहुत आलसी था। मेरे पास पर्याप्त जादुई पत्थर नहीं हैं। मैं हाल ही में कुछ कमाने की योजना बना रहा हूँ। क्या तुम किसी मिशन पर जा रहे हो? एली की आंखें चमक उठीं। मेरे गुरु ने मुझे हाल ही में बहुत कुछ सिखाया है। मुझे लगता है कि मेरी युद्ध क्षमता अब तुमसे भी बेहतर है। रिचर्ड और एली इस साल कई मिशनों पर गए। हालांकि उन्हें ज्यादा जादुई पत्थर नहीं मिले, लेकिन उनके बीच एक मौन समझ विकसित हो गई। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें औपचारिक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया है? रिचर्ड थोड़ा हैरान हुआ। इस साल एली पर अचानक एक जादूगर की नज़र पड़ी, जिसने शेपिंग और कर्सिंग की दोहरी विद्याओं का अध्ययन किया था, और वह वर्तमान में प्रशिक्षु परिवीक्षा अवधि में है। अभी नहीं। एली का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर वह खुश हो गई। लेकिन हाल ही में वह मेरे साथ काफ़ी बेहतर व्यवहार कर रही है, और वह पहले जैसी उग्र नहीं रही। इसके अलावा एली अचानक रहस्यमयी स्वर में रिचर्ड के कान के पास झुकी। उसकी धीमी सांसों ने उसके कानों को सुन्न कर दिया। मैंने सुना है कि प्रशिक्षक डीन की छात्रा है, उप डीन की नहीं। वह हमारी ब्लैक टावर विजार्ड अकादमी की असली डीन है और ब्लैक टावर के महान जादूगर की छात्रा है। ये तो बहुत अच्छा है। रिचर्ड शांति से वहां से चला गया। अगर तुम उसकी शिष्या बन जाओ तो क्या तुम डीन की परदादी नहीं बन जाओगी? फिर तुम अकादमी में बेखौफ घूम सकोगी। अरे, तुम आकर मुझे खुश क्यों नहीं करते? एली ने फिर रिचर्ड की तरफ मुंह बनाया। अगर तुम मुझे खुश नहीं करोगे तो मैं उस जोसेफ के साथ भाग जाऊंगी। वह एक कीमियागर का औपचारिक प्रशिक्षु भी है और वह एक जादूगर का वंशज है। रिचर्ड बेबसी से मुस्कुराया। अकादमी में एली की लोकप्रियता रिचर्ड की कल्पना से कहीं परे थी। उसके पीछे पड़े जादूगर प्रशिक्षुओं की संख्या 100 लोगों का एक वर्गाकार समूह बना सकती थी। और यह जोसेफ सभी आवेदकों में सबसे अच्छा है। एक औपचारिक प्रशिक्षु, एक जादूगर का वंशज, और उसने कीमिया स्कूल चुना। इन सभी शर्तों को एक साथ रखते हुए रिचर्ड को लगा कि यह व्यक्ति उसे निशाना बना रहा है। अच्छा, मेरी प्यारी मिस एली, क्या आज रात आप फ्री हैं? मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूं और साथ ही अपनी किस्मत भी आजमाना चाहता हूं। रिचर्ड ने एली की ओर अपना हाथ बढ़ाया और एली ने उसे ले लिया। बिल्कुल, मैं फ्री हूं। प्रायोगिक क्षेत्र छोड़ने के बाद रिचर्ड और एली ने कई प्रशिक्षुओं का ध्यान आकर्षित किया। थोड़ी बहुत मशहूर एली के विपरीत रिचर्ड को ज्यादा लोग नहीं जानते, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और स्कूल में दाखिले के आधे साल से भी कम समय में औपचारिक प्रशिक्षु बन गया। रिचर्ड के सामाजिकता से इनकार के अलावा कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें वह जानबूझकर छुपाता है। रिचर्ड का अंदाज है बेवकूफ़ बनकर बाघ को खाना और चुपचाप दौलत कमाना, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी होना मुसीबत का सबब बन सकता है। एली, बहुत समय हो गया मिलते हुए। क्या तुम आज फिर से जादू आजमाने आए हो? काले लबादे में एक सुंदर आदमी अचानक प्रशिक्षुओं के बीच से निकला, एली के पास आया और एक चमकदार मुस्कान के साथ बोला। एली की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसका स्वर थोड़ा ठंडा हो गया। अच्छा, प्रयोग पूरा हो गया। रिचर्ड ने देखा कि एली का मूड खराब है और उसने धीरे से उसके कान में पूछा, ये कौन है? यही जोसेफ है, एली ने थोड़ी घृणा से कहा। रिचर्ड ने अपने सामने जादूगर प्रशिक्षु को नापा। जोसेफ एक हृष्ट-पुष्ट, सुंदर और घने सुनहरे बालों वाला आदमी लग रहा था। उसके शरीर में जादुई उतार चढ़ाव देखकर उसकी ताकत काफी प्रभावशाली लग रही थी। इसके अलावा वह एक जादूगर का वंशज था, एक पूर्ण प्रशिक्षु। सच कहूं तो अगर ऐसा व्यक्ति किसी और को ढूंढ रहा होता तो उसे बहुत पहले ही मिल गया होता। एली, क्या तुम इस दोस्त से मेरा परिचय नहीं कराओगी? जोसेफ ने एली के रवैये पर ध्यान नहीं दिया और उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। रिचर्ड, मैं भी कीमिया स्कूल से हूँ। रिचर्ड ने एली के बोलने का इंतजार नहीं किया और पहले अपना परिचय दिया। तो आप रिचर्ड हैं। ये सच है कि दिखावे से नहीं आंका जाता। मैं जोसेफ हूँ, मास्टर उलरिच का आधिकारिक प्रशिक्षु। मुझे आश्चर्य है कि आप किस मास्टर के लिए काम कर रहे हैं।
जोसेफ थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने अपना दाहिना हाथ रिचर्ड की ओर बढ़ाया, मानो हाथ मिलाना चाहता हो। मास्टर जो लॉर्ड। रिचर्ड के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। तो ये मास्टर जोरोड के सबसे अच्छे शिष्य हैं। जोसेफ के चेहरे पर उपहास के भाव उभर आए और उसने ठंडे स्वर में सोचा, तो ये मास्टर जोरोड के अधीन मूर्खों का झुंड हैं। कियाओ लुओडे ने कई प्रशिक्षुओं की भर्ती की थी, ये बात कीमिया के जादूगरों के बीच कोई छुपी नहीं थी, लेकिन सभी जानते थे कि प्रशिक्षु तो प्रशिक्षु होते हैं और औपचारिक प्रशिक्षु तो औपचारिक प्रशिक्षु होते हैं। पहले वाले तो बस कर्मचारी और गुलाम होते थे, जबकि बाद वाले वे होते थे जिन्हें वास्तव में ज्ञान विरासत में मिला होता था। हालांकि उसने हाल ही में अफवाहें सुनी थीं कि जो लॉर्ड ने एक निम्न स्तरीय प्रशिक्षु को औपचारिक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया है, वह बिना किसी संदेह के जानता था कि वह व्यक्ति किसी जादूगर का वंशज होगा। केवल उन जादूगरों के वंशज ही, जिन्हें बचपन से ही जादूगरों का ज्ञान मिला हो, स्कूल शुरू करते ही जादूगर प्रशिक्षु बन सकते हैं। वह ऐसा ही है और वह दूसरों से भी ऐसा ही होने की उम्मीद करता है। दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे और रिचर्ड के मन में एक आध्यात्मिक संदेश पहुंचा। 500 जादुई पत्थर, एली को छोड़ दो। ये सुनकर रिचर्ड दंग रह गया और फिर हंसने को हुआ। क्या उसकी मुलाकात किसी दबंग सीईओ से हुई थी? लेकिन क्या 500 जादुई पत्थर एक दबंग सीईओ के लिए थोड़े सस्ते नहीं थे? कम से कम 5000 तो उदारता मानी जाएगी। दोस्त, 500 जादुई पत्थर काफ़ी नहीं हैं। जोसेफ की आत्मविश्वास भरी मुस्कान पल भर में उसके चेहरे पर जम गई। रिचर्ड ने उसका हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए एली को अपनी बाहों में भर लिया। इतना दुर्लभ खजाना, मैं इसे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे 50,000 जादुई पत्थर नहीं दोगे। एली को समझ नहीं आया कि रिचर्ड क्या कह रहा है, लेकिन अचानक गले लगने से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या बात है, रिचर्ड? एली ने पूछा। कुछ नहीं, एक दोस्त ने मुझे 500 जादुई पत्थर दिए थे ताकि मैं तुम्हें छोड़ सकूं। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसकी पेशकश बहुत कम है। तुम्हारी कीमत कम से कम 50,000 जादुई पत्थरों के बराबर होनी चाहिए। एली ने जोसेफ की ओर देखा और तिरस्कार से कहा, जोसेफ, क्या यही तुम्हारा तरीका है? जोसेफ ने सिर हिलाया, आह भरी, और कहा, तुम जंगली प्रशिक्षु बहुत उपद्रवी हो। बेहतर होता अगर तुम थोड़ा समझदार होते। उसने एली की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, एली, मीठी बातों से कोई खास फायदा नहीं होता। जादूगरों की दुनिया में जादुई पत्थर और ज्ञान ही प्रगति की आधारशिला हैं। तुम रूपांतरण के मार्ग पर चलते हो और इस स्कूल में जादुई पत्थरों की खासी मांग है। और तुम जादूगर सुजाना का अनुसरण करते हो, जिसकी विरासत को जादुई पत्थरों की और भी ज्यादा जरूरत है। इस अकादमी में सिर्फ मास्टर जोरोड और मेरे आधिकारिक प्रशिक्षु ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। ये कहने के बाद जोसेफ ने रिचर्ड को फिर से गहराई से देखा, उसके चेहरे पर दया और उपहास का भाव था। मेरे दोस्त, एक औपचारिक प्रशिक्षु और तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरा वादा अटल है। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही वास्तविकता का सामना कर पाओगे, न कि बाद में जादुई पत्थर पाने में भी असमर्थ हो जाओगे। ये कहकर जोसेफ वहां से चला गया। रिचर्ड ने अपनी पीठ की ओर देखा, फिर अचानक अपना सिर नीचे किया और एली को कुछ उलझन से देखा। तुमने उसे नहीं बताया कि मैं मास्टर कियाओडे की आधिकारिक प्रशिक्षु हूं? नहीं। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि मैं तुम्हारी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को न बताऊं? एली ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी भाव से कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक हंस पड़े। हंसने के बाद रिचर्ड ने एली को छोड़ दिया और कहा, चलो अब खाना खाते हैं। मैं आज रात औषधियां सीखूंगी, वरना मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। मास्टर सुजाना की शिष्या। आपूर्ति से तुम्हारा क्या मतलब है? एली ने दांत दिखाए और मुट्ठियां हिलाईं। मैं अपना गुजारा खुद कर सकती हूँ। शाम को छात्रावास भवन में एक कॉलेज ओवरसियर, एक इंसान के आकार का बक्सा पकड़े हुए, अपने पंख फड़फड़ाते हुए रिचर्ड की बालकनी के सामने मंडराने लगा। प्रशिक्षु रिचर्ड, तुम्हारा सामान आ गया है। प्रशिक्षु रिचर्ड, तुम्हारा सामान आ गया है। बालकनी पर बैठे मौत के कौवे ने तेज आवाज में चीख मारी। हालांकि अकादमी का पर्यवेक्षक उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, फिर भी उसने चेतावनी भरी चीख मारी। मैं आ रहा हूँ। रिचर्ड बालकनी की ओर दौड़ा, खिड़की खोली और बक्सा ले लिया। लगभग सभी जादूगर संघ जो अकादमी के भीतर दुकानें खोल सकते थे, अकादमी के मॉनिटरों को कुरियर के रूप में नियुक्त करते थे। बड़ी संख्या में मॉनिटर जो दिन भर अकादमी में गश्त करते थे, और ये तथ्य कि अकादमी में कोई प्रतिबंध नहीं था, इन उल्लुओं की कम मजदूरी भी एक प्रमुख कारक थी। इन उल्लुओं को काम पर रखने के लिए जादुई पत्थरों की जरूरत नहीं है, बस ढेर सारे मेवे और कुछ बेकार रत्न चाहिए। कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। उल्लू ने अपनी चोंच में चर्मपत्र का एक टुकड़ा पकड़ा और रिचर्ड को दे दिया। रिचर्ड के हस्ताक्षर करते ही चर्मपत्र में तुरंत आग लग गई। पैसे और सामान का हिसाब किताब हो गया और अनुबंध पूरा हो गया।
डिब्बा वापस कमरे में ले जाकर रिचर्ड ने सामान एक एक करके मेज के एक छोर पर रख दिया। मेज पर कई अजीबोगरीब आकार के कांच के बर्तन भी थे जो रिचर्ड के लिए ज़रूरी उपकरण हैं। रिचर्ड ने वह क्रिस्टल बॉल निकाली जिसमें औषधि का फॉर्मूला दर्ज था और उसकी सामग्री की फिर से जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि जानकारी बिल्कुल उसकी याददाश्त से मिलती जुलती है, रिचर्ड बाहर गया और दरवाजे के सामने "परेशान न करें" का बोर्ड लगा दिया। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और यह बोर्ड मुख्य रूप से एली के लिए है। कमरे में वापस आकर रिचर्ड ने ज़्यादातर सामग्री वापस डिब्बे में रख दी और मेज़ पर सिर्फ एक बोतल औषधि बनाने लायक सामग्री छोड़ दी। एकाग्रता औषधि, जो जादूगरों को शारीरिक रूप से शांत करने में मदद करती है और तेज़ दर्द और उत्तेजना के कारण होने वाली मंत्र जादू की गलतियों को रोकती है। नुस्खे के अनुसार रिचर्ड ने एक काला फल निकाला जो बेर जैसा दिखता था। गैस्ट्रोडिया अलाटा फल खाने के बाद सुन्न कर देने वाला प्रभाव डालता है। आपको रस निचोड़कर उसे लगभग 10 मिनट तक गर्म करना होगा। रिचर्ड ने फल को मिट्टी के औखल में डाला, क्रिस्टल मूसल से कुचला, एक महीन छलनी और फिल्टर पेपर से छानकर एक बीकर में डाला और गर्म करना शुरू किया। फिर सफ़ेद गेंडे का सींग है जिसे पीसकर चूर्ण बना दिया गया है। ये कहते हुए रिचर्ड ने सामग्री में से एक टूटा हुआ गेंडे का सींग निकाला। इसे संभालना मुश्किल था, इसलिए रिचर्ड को इसे जादुई खंजर से टुकड़ों में काटना पड़ा और फिर थोड़ा थोड़ा करके पीसकर चूर्ण बनाना पड़ा। सफ़ेद गेंडे के सींग को संसाधित करने के बाद रिचर्ड ने नुस्खा में दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार गाओयांग लाइम, निंगशेन घास और अन्य सामग्रियों को संसाधित किया। सामग्री को संसाधित करने के बाद अब उन्हें संश्लेषित करने का समय है। रिचर्ड ने अपने सामने रखी बोतलों और मर्तबानों को देखा। औषधि बनाते समय एक चीज़ थी जो वह बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकता था, वह था सामग्री डालने का क्रम। अगर कुछ सामग्रियों को डालने का क्रम अलग हो तो बनने वाले उत्पाद अलग होंगे। अगर क्रम गलत हो तो जीवन रक्षक चमत्कारी औषधि घातक जहर में बदल सकती है। औषधि तैयार करते समय आपको स्थिर रहना होगा, स्थिर हाथ, स्थिर मन और स्थिर जादुई शक्ति। औषधि तैयार करते समय अक्सर मन की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में मन का उत्पादन स्थिर होना चाहिए और उसमें उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। ली को एक छोटा बर्तन मिला जो पूरी तरह से चीनी मिट्टी का बना था, जिसकी दीवार पर कुछ रून खुदे हुए थे। ये कीमिया कड़ाही है जो कीमिया के लिए आवश्यक उपकरणों में से एक है। नुस्खे के अनुसार रिचर्ड ने एक एक करके सारी सामग्री मिलानी शुरू की और जादू का इस्तेमाल उत्प्रेरक की तरह किया ताकि सारी सामग्री घुल मिल जाएं। रिचर्ड इस प्रक्रिया में बहुत सावधान था क्योंकि जादुई कवच के उलट अगर वह औषधि के एक चरण में भी नाकाम रहता तो पूरी प्रक्रिया ही नाकाम हो जाती। अंत में काली हड्डी और पत्थर का चूर्ण मिलाएं। अगर यह गहरे नीले रंग के पारदर्शी तरल में बदल जाए तो औषधि तैयार है। रिचर्ड ने अपने सामने रखे काले घोल में सावधानी से सफ़ेद गेंडे के सींग का चूर्ण मिलाया और जैसे जैसे चूर्ण डाला गया तरल का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। ठीक है, उम्मीद है। रिचर्ड के चेहरे पर चमक आ गई क्योंकि वह अपने हाथ में चूर्ण डालता रहा। लेकिन कुछ ही देर बाद तरल अचानक गुर्राहट करने लगा और बुलबुले उठने लगे और फिर अचानक तेजी से काला हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ कड़ाही में भरा तरल काले धुएं के बादल में बदल गया जिसने पूरे कमरे को भर दिया। रिचर्ड का चेहरा काला पड़ गया जब उसने चुपचाप अपने चेहरे पर जमी काली धूल पोंछी। ये स्पष्ट रूप से एक असफलता थी। कड़ाही साफ करने के बाद रिचर्ड अपनी मेज़ पर लौट आया और अपनी प्रक्रिया पर विचार करने लगा। प्रयोग ऐसे ही होते हैं। आप बार बार असफल होते हैं, बार बार सोचते हैं और फिर उत्तर खोजने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी यह उत्तर वह नहीं होता जो आप चाहते हैं। मेरे कदम ठीक हैं और जादुई इनपुट स्थिर है। इन दो चीज़ों को छोड़कर केवल सामग्री प्रसंस्करण और जादुई इनपुट मात्रा ही बचती है। जो लॉर्ड ने जो नुस्खा दिया था उसमें सामग्री प्रसंस्करण और जादुई इनपुट की मात्रा के बारे में बहुत सारे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह औषधियों का अध्ययन नहीं कर रहा था और इस पर ऊर्जा खर्च करने में बहुत आलसी था। दूसरा कारण ये था कि सामग्री प्रसंस्करण बेहद कठिन और सटीक था। विभिन्न उत्पत्ति, विकास, वातावरण और प्रसंस्करण विधियां सभी सामग्रियों को प्रभावित करती हैं और सामग्रियों की गुणवत्ता भी सामग्रियों के सम्मिलन के समय जादुई इनपुट की मात्रा को प्रभावित करती है। जादूगर का इस समस्या का समाधान भी बहुत आसान है और अभ्यास करो। जब तक संख्या पर्याप्त है, अनुभव जादूगर को सही चुनाव करने के लिए प्रेरित करेगा। एक कीमियागर जादूगर हजारों असफलताओं से गुजरा होगा। पोषण नाम की इस चीज को कौशल में भी निखारा जा सकता है ना? कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, अन्ना कॉटेज। मैं तुम्हें 100 जादुई पत्थर उधार दे सकती हूँ, लेकिन तुमने कंसंट्रेशन पोषण क्यों खरीदा? वो भी प्रीमियम ग्रेड वाला। अन्ना ने आश्चर्य से अपने छोटे भाई की ओर देखा। ये चीज़ सस्ती नहीं है, तुमने इसे क्यों खरीदा? रिचर्ड ने अपना गला साफ किया और वे शब्द बोले जो उसने बहुत पहले तैयार किए थे। बहन अन्ना, मैं भी फोकस पोषण पर शोध कर रहा हूँ।
मुझे लगता है कि मेरे शिक्षक ने मुझे जो दिया था और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में बिकने वाले पोषण में ज़रूर कुछ समानता होगी। एक बोतल खरीदने से मुझे कुछ प्रेरणा मिल सकती है। प्रेरणा, अन्ना ने रिचर्ड की ओर आंखें घुमाईं। हम कीमियागर निरंतर सीखने और अभ्यास पर जोर देते हैं। हम क्षणिक प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते। हालांकि एना ने यह कहा, फिर भी वह दुकान पर वापस गई और हल्के नीले रंग की दवा की 100 मिलीलीटर की एक शीशी निकाली। ये लो, एक उच्च स्तरीय सांद्रता वाला पोषण। दुकान इसे 30 जादुई पत्थरों में बेचती है। मैंने इसे सेकंड हैंड खरीदा था, इसलिए इसकी कीमत दोगुनी हो गई है। एना ने रिचर्ड के सामने पोषण लहराया, उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। अगर मैं इसे अभी तुम्हें बेच दूं तो तुम्हें क्या लगता है कि कितने जादुई पत्थरों की कीमत उचित होगी? रिचर्ड ने पोषण को देखा और उलझन में पड़ गया। अब उसके पास ज़्यादा जादुई पत्थर नहीं हैं। तुम्हें सच में याद था? एना रिचर्ड के सिर पर हाथ मारने से खुद को रोक नहीं पाए। अकादमी में इस चीज़ की बहुत मांग है। अगर हम महीने में एक बोतल बना भी लें तो उसे बहुत ज़्यादा उत्पादन माना जाता है। तुम इसे सिर्फ जादुई पत्थरों से नहीं खरीद सकते। तो सिस्टर एना, क्या तुम मुझे भेज दोगी? रिचर्ड की आंखें चमक उठीं। ये तो अजीब सा ख्याल है। एना ने रिचर्ड को घूर कर देखा। मैं तुम्हें बस ये उधार दे रही हूँ। अगर तुम भविष्य में कोई बढ़िया गाढ़ापन का घोल बनाओगे तो तुम्हें मुझे 2 बोतलें वापस करनी होंगी। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? स्वीकार है, स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है। रिचर्ड ने बार बार सिर हिलाया और अंत में एक और वाक्य जोड़ा। सिस्टर एना, तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो। एना के गाल थोड़े लाल हो गए। जाओ 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 और जल्दी से अपना पोषण बनाओ। मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है। मुझे 3 बोतल बढ़िया पोषण मांगना चाहिए था। डॉर्मेट्री में वापस आकर रिचर्ड ने पोषण लिया और चमत्कारी भट्टी चालू कर दी। कच्चा माल, उत्तम गुणवत्ता वाली केंद्रित औषधि। शोधन योग्य कौशल, कीमिया क्रिया अधूरा। शोधन की खपत, 10 मानसिक शक्ति। सूचना जो निकाली जा सकती है, दवा के फॉर्मूले पर ध्यान केंद्रित करें। शोधन की खपत, 10 मानसिक शक्ति। शोधन करना है या नहीं? क्या मैं पोषण के फॉर्मूले निकाल भी सकता हूँ? रिचर्ड ने भट्टी से मिली जानकारी को देखा और खुशी से फूला नहीं समाया। अगर ऐसा है तो क्या मैं अकादमी द्वारा बेचे जाने वाले सभी पोषण के फॉर्मूले नहीं निकाल पाऊंगा? इस अजीबोगरीब विचार ने रिचर्ड का दिल दहला दिया, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। इतने सारे फॉर्मूले निकालने के बाद भी वह उन्हें बाजार में नहीं बेच सकता था। वे जादूगर एक नज़र में ही बता सकते थे कि कोई औषधि उसका अपना फॉर्मूला है या नहीं। क्याओलुओडे उसे ज्ञान चुराने के गंभीर अपराध से नहीं बचा सका। भले ही मैं इसे बेच नहीं सकता, कम से कम मैं इसे खुद इस्तेमाल तो कर ही सकता हूँ। रिचर्ड अपने होंठ सिकोड़े बिना नहीं रह सका। इतने सारे औषधियों की बिक्री के बाद मेरे लिए 1-2 बोतल लेना कोई समस्या नहीं है। रिचर्ड ने अपने कौशल को निखारने का फैसला किया। 23 अंकों तक की मानसिक शक्ति के साथ रिचर्ड को बस हल्का सा चक्कर आया और शोधन पूरा हो गया। कौशलों को रिकॉर्ड करने वाली प्रकाश गेंद को अवशोषित करने के बाद रिचर्ड को ऐसा लगा जैसे वह एक पल में फिर से जादूगर बन गया हो। वह प्लास्टिसिन जैसी चीज़ों को अपने हाथों में गूंथ और नियंत्रित कर सकता था। उसके हाथों में तरह तरह के अजीबोगरीब आकार, मुलायम या सख्त चीज़ें कोई समस्या नहीं थीं। वह औषधियाँ बनाने में भी माहिर था और बिना सोचे समझे विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपाय ढूंढ लेता था। अवशोषण पूरा होने के बाद रिचर्ड ने अपना सिर हिलाया, खड़ा हुआ और साधारण औषधि बनाने के लिए सामग्री उठा ली। कुचलते, छानते, निकालते, पीसते हुए रिचर्ड ने सामग्री ली और उसके हाथ बिना सोचे समझे ही उसे अपने आप संभाल लेते थे। जादूगर के कौशल भयानक हैं। रिचर्ड ने एक लंबी सांस छोड़ी और जादूगर के प्रति उसका विस्मय फिर से उसके दिल में उमड़ पड़ा। ऐसे कौशल के साथ रिचर्ड औषधि बनाने में स्वाभाविक रूप से माहिर था। हालांकि उसे अभी भी कुछ असफलताएं मिलीं, लेकिन वे अपरिहार्य थीं। इस दौरान रिचर्ड ने आंकड़ों का रिकॉर्ड भी रखा, क्योंकि उसे हमेशा नुस्खे के अस्पष्ट आंकड़ों से कुछ समस्याएं होती थीं। रिचर्ड का मानना है कि औषधि की कम सफलता दर मुख्यतः इन अस्पष्ट आंकड़ों के कारण है। बस 1 महीना जल्दी ही बीत गया। ये सब तुमने बनाए थे? एना ने अपने सामने रखे एकाग्रता औषधि के डिब्बे को देखा, उसका सिर चकरा रहा था। उसे लगा कि उसके ध्यान में जरूर कोई गड़बड़ी है, वरना वह अपने छोटे भाई का भ्रम कैसे देख पाती, जिसने 1 महीने पहले ही औषधियां तैयार की थीं और एकाग्रता औषधियों का डिब्बा लेकर उसके पास बेचने आ रहा था। यह जरूर कोई भ्रम होगा। बहन एना, क्या आप मुझे ये औषधियां थोक में बेचने की इजाज़त देंगी? रिचर्ड ने काफ़ी देर तक जवाब न मिलने पर कुछ असंतुष्ट होकर पूछा। अपने हुनर को निखारने के बाद रिचर्ड ने 1 महीने तक औषधियां बनाने में खुद को लगा दिया। एना से उधार लिए गए पैसे खर्च करने के बाद उसने एकाग्रता औषधि की कुल 65 बोतलें तैयार की, जिनकी सफलता दर लगभग 2/3 थी। मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। एना को होश आया और उसने सावधानी से पूछा, तुम कितनी बार ये औषधियां बनाने में नाकाम रही हो?
मैंने तुम्हें जो जादुई पत्थर दिए थे वे काफ़ी नहीं होंगे। एना के मन में एक ऐसा विचार कौंधा जिसने उसे शर्मिंदा कर दिया। वह दरअसल उम्मीद कर रही थी कि रिचर्ड और भी बार असफल होगा, लेकिन रिचर्ड के जवाब ने उसकी आखिरी कल्पना को चकनाचूर कर दिया। मैं कई बार असफल हुआ हूं और सफलता दर लगभग 2 में से 1 है, रिचर्ड ने शर्मिंदगी से कहा। जो लॉर्ड ने अपनी किताब में अपने कई पूर्व शिष्यों की उपलब्धियों का जिक्र किया था और 2 में से 1 की सफलता दर पिछली वाली जितनी भी अच्छी नहीं थी। रिचर्ड को लगा कि ऐसे परिणाम एक निम्न स्तरीय प्रशिक्षु के रूप में उसकी स्थिति के अनुरूप थे। कितना? एना को फिर से चक्कर आने लगा। जादूगर की प्रशिक्षु बनने के बाद से उसने कभी इतनी शक्तिहीनता महसूस नहीं की थी। 2 में से 1, रिचर्ड ने शब्दशः दोहराया। बहन, मैंने अभी अभी औषधियां मिलाना शुरू किया है। क्या असफलता की दर थोड़ी ज्यादा होना सामान्य नहीं है? आधी सफलता दर, एकाग्रता औषधियां बनाना शुरू करने वाले सामान्य प्रशिक्षुओं के लिए 10वां हिस्सा सफलता दर को योग्य माना जाता है और 5वां हिस्सा सफलता दर को प्रतिभाशाली माना जाता है। तुम्हारे जैसे निम्न स्तरीय प्रशिक्षु के लिए, जिसने औषधि शोधन की शुरुआत से ही आधी सफलता दर हासिल कर ली है, मैं उस समय एना रिचर्ड का सामना करने में कुछ असहाय महसूस कर रही थी। उसने सोचा था कि रिचर्ड में भी जादुई कवच बनाने की उसकी जैसी ही प्रतिभा है, लेकिन अब लगता है कि रिचर्ड की प्रतिभा उसके विचार से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। सच में? रिचर्ड का चेहरा जम गया और उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। मैंने शिक्षक की पुस्तिका में रिकॉर्ड देखा है और मुझे रैंकिंग भी नहीं मिल रही है। एना ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। रिचर्ड, शिक्षक ने अकादमी में सैकड़ों कक्षाएं पढ़ाई हैं। जिन लोगों को उनके शिष्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है वे सभी अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, और जो लोग उनकी पुस्तकों में शामिल हैं वे प्रतिभाशाली लोगों में भी अधिक प्रतिभाशाली हैं। हाँ, मैंने कहा था कि मैं इतना बुरा नहीं होऊंगा कि किताब में अंतिम स्थान पर रहने वाले से भी मेरी तुलना न हो सके। रिचर्ड ने खुद को और उत्साहित करने की कोशिश की। इस समय उसने हार मान ली थी। वह प्रतिभाशाली है तो क्या हुआ? खैर, वह सभी औषधियां खुद बनाता है, इसलिए कहने पर भी वह उन्हें दोहरा सकता है। इतने सारे स्वदेशी पूर्वजों ने इतने महान उदाहरण स्थापित किए हैं। वह एक समय यात्री इतना विशिष्ट नहीं है। लेकिन ज्यादा घमंड मत करो, अन्ना ने कहा। उसकी भावनाएं शांत हो गईं और वह अपने सामान्य शांत और सुरुचिपूर्ण व्यवहार में लौट आए। प्रतिभाशाली प्रशिक्षु समुद्र की रेत जितने असंख्य हैं, लेकिन केवल मुट्ठी भर ही वास्तव में जादूगर बन सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। रिचर्ड ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। अन्ना ने डिब्बे में औषधियां गिनी। कुल 46 बोतलें थीं। 5 के विक्रय मूल्य पर प्रति बोतल जादुई पत्थर। इन औषधियों से रिचर्ड को लगभग 130 जादुई पत्थरों का शुद्ध लाभ हुआ। ये रिचर्ड द्वारा जानबूझकर कम बेचने का नतीजा है। अगर रिचर्ड ज्यादा बेचने को तैयार होता तो वह ज्यादा पैसा कमा सकता था। यह एक कंसाइनमेंट औषधि है। तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं कमीशन नहीं लूंगी। ये 130 जादुई पत्थर ले लो। एना ने औषधि काउंटर पर रख दी और रिचर्ड को जादुई पत्थरों से भरा एक थैला दिया। फोकस औषधि आसानी से बिक जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें पहले पैसे दूंगी। वापस जाओ और अच्छी तरह आराम करो। इस महीने तुम जरूर थक गए होगे। रिचर्ड के दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने जादुई पत्थर लिया, एना को विनम्रता से अलविदा कहा और सीधे बीच वाले काले टॉवर में चला गया। आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब उसके पास पैसा है तो वह उसे अच्छी तरह खर्च कैसे नहीं कर सकता। मंत्रों की दुकान भी केंद्रीय काले टॉवर की 50वीं मंजिल पर स्थित है, लेकिन पुस्तकालय की तुलना में ये दुकान काफ़ी छोटी है। दरवाजे से अंदर आते ही रिचर्ड का सामना एक काउंटर से हुआ। काउंटर के पीछे एक यांत्रिक कठपुतली खड़ी थी जो कियाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाली कठपुतली जैसी थी। हालांकि कियाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्लर्क की तुलना में उसके सामने वाली कठपुतली थोड़ी खुरदरी थी, जिसमें कई यांत्रिक संरचनाएं खुली हुई थीं और अंदर बारीक गियर लगातार घूम रहे थे। यांत्रिक कठपुतलियों के पीछे मंत्रों के मॉडल रखने की अलमारियां थीं। रिचर्ड ने उन्हें गिना और पाया कि पुस्तकालय जैसी बड़ी किताबों की अलमारियों की केवल 3 पंक्तियां थीं। आप किस तरह का मंत्र मॉडल खरीदना चाहेंगे? यांत्रिक क्लर्क ने रिचर्ड से लगभग धातु के घर्षण जैसी आवाज के साथ पूछा। छोटा अग्नि का गोला, बर्फ का शंकु। रिचर्ड ने मंत्रों के वे नाम बताए जो उसने बहुत पहले सोचे थे। छोटा अग्नि का गोला मंत्र की शक्ति तो जाहिर है, ये निम्न स्तरीय प्रशिक्षुओं के बीच भी एक घातक हथियार है। ये पहले स्तर के मंत्रों में सबसे महंगा भी है, जिसकी कीमत 100 जादुई पत्थर है। रिचर्ड ने बर्फ का शंकु मंत्र इसलिए खरीदा क्योंकि उसके मन में एक अस्पष्ट विचार था, इसमें कुछ ठीक नहीं था। हालांकि बर्फ का शंकु तकनीक का नाम बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन जिसने भी इसका इस्तेमाल किया होगा वह जानता होगा कि बर्फ के शंकु तकनीक की शक्ति वास्तव में बर्फ के शंकु की गति से आती है। बर्फ के शंकु में अपनी कठोरता के अलावा कोई प्रत्यक्ष शक्ति नहीं होती। और इसने रिचर्ड का ध्यान खींचा। अगर बर्फ के शंकु की शक्ति गति से आती है तो गतिज ऊर्जा प्रदान करने वाले भाग को उसके मंत्र मॉडल से अलग करना होगा।
और इस भाग के लिए रिचर्ड के पास कुछ अद्भुत विचार हैं। कुल कीमत 11,000 अकादमी सिक्के हैं। रिचर्ड ने रास्ते में बदले गए 1 दर्जन कॉलेज के सिक्के दिए। यांत्रिक क्लर्क ने अपनी तिजोरी खोली और सिक्के उसमें डाल दिए। गियर घर्षण की एक हल्की सी आवाज़ के साथ क्लर्क ने कॉलेज के सिक्कों की संख्या की पुष्टि की। मात्रा सही है, कृपया प्रतीक्षा करें। क्लर्क ने मुड़कर शेल्फ को 2 बार दबाया। काउंटर के ऊपर से यांत्रिक घर्षण की आवाज़ आई और रिचर्ड के सामने एक धातु का पाइप गिरा जिसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। धमाका! पाइप से 2 स्क्रॉल निकले और मैकेनिक ने उन्हें पकड़ लिया। कृपया निम्नलिखित स्वीकार करें। लेसर फायरबॉल मंत्र मॉडल, कोन ऑफ आइस मंत्र मॉडल। न्यूमेटिक पाइपलाइन। रिचर्ड ने इस प्रणाली को पहचान लिया और उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी और दुनिया में भी यही प्रणाली देखने को मिलेगी। रिचर्ड ने स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया। क्रिस्टल बॉल के विपरीत, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से सीधे संचार करते थे, इन स्क्रॉल में लिखित संदेश होते थे। ऐसा स्क्रॉल पर श्राप लगाने में आसानी के लिए किया गया था ताकि छात्र उन्हें पढ़ने के बाद दोबारा न बेच सकें। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि विरासत में मिले क्रिस्टल बॉल महंगे थे और अकादमी उन पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। डॉर्मेट्री में वापस आकर रिचर्ड ने आइस कोन मंत्र वाला स्क्रॉल एली को दे दिया। उसने अभी तक स्क्रॉल नहीं खोला था और श्राप अभी तक सक्रिय नहीं हुआ था, इसलिए स्क्रॉल का व्यापार अभी भी किया जा सकता था। तुम चाहते हो कि मैं उस हिस्से को अलग कर दूं जो गतिज ऊर्जा मुक्त करता है? एली ने रिचर्ड की ओर देखा और कुछ उलझन में पूछा। यह एक अच्छा मंत्र है। दूसरे तो बस चीजें जोड़ते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे अलग क्यों करना चाहता है? रिचर्ड ने सिर हिलाया और फिर पुष्टि की। ठीक है, तुम उस हिस्से को अलग करके मुझे दे दो। मेरे पास कुछ विचार हैं जिन्हें मैं परखना चाहता हूँ। वह एक कीमियागर था और विभिन्न रून मंत्र प्रणालियों की उसकी समझ, जो कि एवोकेशन जादूगर एली से कहीं कम थी, एवोकेशन जादूगरनी थी। प्रशिक्षु होने का ये भी एक नुकसान था। प्रशिक्षुता की अवधि बहुत कम थी और जब तक उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई गुरु न हो, दोनों विद्याओं का अभ्यास करना असंभव था। ठीक है, मुझे 3 महीने दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे तुम्हारे लिए लाऊंगा। एली ने स्क्रॉल लिया और तुरंत सहमति दे दी, फिर यूं ही बात करने का नाटक किया। अरे वैसे, मास्टर सुजाना ने मुझे औपचारिक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया है। हम, इतनी जल्दी? बधाई हो। रिचर्ड ने झुककर बधाई दी। एली का एक जादूगर का औपचारिक प्रशिक्षु बनना इस बात का संकेत था कि उसका निवेश व्यर्थ नहीं गया। दूसरे जादूगरों को जो लॉर्ड की तरह जादुई पत्थर खरीदने की जरूरत नहीं होती। एक बार जब कोई प्रशिक्षु औपचारिक प्रशिक्षु बन जाता है तो इसका मतलब है कि उसने जादूगर की पूरी या आंशिक विरासत हासिल कर ली है। बस इतना ही। एली रिचर्ड के रवैये से थोड़ी असंतुष्ट थी और मुंह फुलाकर बोली, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? रिचर्ड ने अपना सिर खुजलाया। क्या वह उससे खाने पर दावत देने के लिए कह रही थी? लेकिन क्या एली को जश्न मनाने के लिए उसे खाना नहीं खिलाना चाहिए था? तुम मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? एली पफर मछली की तरह गुस्से में थी, लेकिन फिर उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। छोड़ो भी, तुम ऐसे ही हो। अब जब मैंने कह ही दिया है तो मेरी तारीफ करो। रिचर्ड ने एली की तरफ देखा, जो बिल्कुल बच्ची जैसी थी, और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। कुछ सहज तारीफों के बाद एली ने आखिरकार उसे संतुष्ट होकर जाने दिया। अपने कमरे में वापस आकर रिचर्ड ने स्क्रॉल पढ़ने की जल्दी नहीं की, बल्कि मुट्ठी भर लोहे की फलियां लीं और बालकनी में चला गया। वुनी, आओ और लोहे की फलियां खाओ। रिचर्ड के बोलते ही एक हरी आंखों वाला कौवा घर में उड़कर आया, रिचर्ड के दूसरे हाथ पर बैठ गया और फिर रिचर्ड के हाथ में रखी लोहे की फलियों को एक एक निवाला खा गया। वुनी, रिचर्ड ने कौवे को दिया नाम था। रिचर्ड द्वारा उसे 1 साल तक पालने के बाद वह उसके बहुत करीब आ गया था। बहुत जल्द ही वह बिना किसी प्रतिरोध के उसके शरीर में आत्मा का बीज प्रत्यारोपित कर सका। वुनी को खिलाने के बाद रिचर्ड कमरे में वापस आया और वह स्क्रॉल खोला जिसमें दूसरा अग्निगोला मंत्र दर्ज था। एक जादूगर की आत्मा जितने मंत्र मॉडल धारण कर सकती है, उसकी संख्या अनंत। जादूगर के पास जितने अधिक मंत्र चिन्ह होंगे, आत्मा पर बोझ उतना ही भारी होगा। हालांकि मानसिक शक्ति में वृद्धि से आत्मा की सहनशक्ति भी बढ़ेगी। प्रशिक्षुता चरण के दौरान एक प्रशिक्षु अधिकतम 4 मंत्र चिन्ह धारण कर सकता है। हालांकि मंत्र चिन्हों को हटाया जा सकता है, लेकिन चिन्हों को हटाने के अनुष्ठान की लागत कम नहीं है। इसलिए प्रत्येक मंत्र चिन्ह का चयन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। लेसर फायरबॉल प्रथम वलय आकार देने वाले मंत्रों में सबसे प्रत्यक्ष हत्या मंत्रों में से एक है। इसमें शारीरिक और तात्विक क्षति दोनों में प्रबल शक्ति होती है और इसे प्रशिक्षु चरण में सबसे अधिक लागत प्रभावी मंत्र माना जाता है। स्क्रॉल में एक बहुत ही जटिल द्विआयामी आकृति दर्ज है जो घनीभूत रूनों से भरी हुई है। हालांकि यदि आप आकृति को दूर से देखें तो आप पाएंगे कि रूनों का सबसे बाहरी घेरा आपस में जुड़कर एक वृत्त बनाता है। यही मंत्रों के वलय स्तर का मूल भी है।
लेकिन वलयों की संख्या केवल मंत्र की जटिलता को दर्शाती है, उसकी शक्ति को नहीं। जादूगरों के बीच एक कहावत है कि कोई सर्वश्रेष्ठ मंत्र नहीं होता, केवल सबसे उपयुक्त मंत्र होता है। मंत्र तो बस औजार हैं, और औजार तभी सबसे अच्छा काम करेंगे जब उनका इस्तेमाल उपयुक्त परिस्थितियों में किया जाए। मंत्र याद करना एक बेहद समय लेने वाली और श्रमसाध्य प्रक्रिया है, क्योंकि मंत्र को आत्मा में उकेरने से पन्ने पलटने का मौका नहीं मिलता, इसे एक ही बार में पूरा करना होता है। अगर बीच में ही रुक जाए तो न केवल पिछले सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे, बल्कि इससे आत्मा को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे मानसिक शक्ति में स्थायी गिरावट आ सकती है। सौभाग्य से रिचर्ड के पास सत्य की भट्टी थी। सिर्फ 5 अंक की मानसिक ऊर्जा खर्च करने के बाद उसने द्वितीयक अग्निगोल मंत्र के मंत्र मॉडल को अपने मन में अच्छी तरह याद कर लिया। बस मॉडल को याद रखें और बाकी सब आसान हो जाएगा। रिचर्ड बिस्तर पर पालथी मारकर ध्यान कर रहा था। अपने आत्मिक स्थान में उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके एक के बाद एक रूनों को संघनित किया और फिर उन्हें मॉडल के क्रम के अनुसार हवा में व्यवस्थित किया। व्यवस्था पूरी होने के बाद उसने रूनों को लगातार मानसिक शक्ति से भरना शुरू कर दिया जब तक कि वे उसके साथ विलीन नहीं हो गए। आत्मा प्रक्रिया धीमी थी और रिचर्ड ने अगले दिन भोर तक विलय पूरा नहीं किया। जब मंत्र मॉडल पूरी तरह से उसकी आत्मा पर अंकित हो गया तो रिचर्ड को एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। ये भार वास्तविकता से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से आया था। इसका मतलब है कि उसकी आत्मा पर और भी बोझ है, और इसका मतलब ये भी है कि वह सफल हो गया है। आखिरकार यह हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि लेसर फायरबॉल का यह मूल संस्करण कितना शक्तिशाली है। रिचर्ड की आंखों में उत्साह की झलक थी। उसे अब कुछ न कुछ उड़ाना ही था। 2 किताबों के दोस्तों स्लीथेरिन विद कोल्ड आइज और जे बैटल ऑफ द फॉरबिडन पीक के मासिक टिकटों का शुक्रिया। प्रायोगिक क्षेत्र पूरे कॉलेज का सबसे बड़ा क्षेत्र है और इसके अधिकांश क्षेत्र बंद हैं। बंद क्षेत्र सशुल्क परीक्षण क्षेत्र है जो सुरक्षात्मक उपायों और परीक्षण सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। हालांकि खुले क्षेत्र में प्रशिक्षु निःशुल्क परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन यदि वे किसी लक्ष्य का उपयोग करते हैं तो उन्हें लक्ष्य शुल्क देना होगा। रिचर्ड परीक्षण क्षेत्र के स्थल किराए के हॉल में आया था, जहां वह द्वितीयक अग्निगोल की शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक उपयुक्त स्थान चुनना चाहता था। किराए का हॉल रोमनस्क्यू शैली में बना है, जिसमें एक विशाल तिजोरी, मोटी दीवारें और बाहरी पुश्ते और उड़ने वाले पुश्ते हैं। अंदर कई काउंटर हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रभारी एक प्रशिक्षु है। अग्निगोल के इस मूल संस्करण की शक्ति का अधिक सटीक परीक्षण करने के लिए रिचर्ड ने प्रति घंटे एक जादुई पत्थर और भौतिक तत्वों के दोहरे शक्ति परीक्षण लक्ष्यों वाला एक परीक्षण स्थल चुना। पैसे देने के बाद काउंटर के पीछे खड़े प्रशिक्षु ने उसे एक क्रिस्टल कार्ड दिया। कृपया क्षेत्र 3, प्रकार 4 परीक्षण कक्ष में जाएं। परीक्षण क्षेत्र के अंदर रास्ते पर चलते हुए रिचर्ड को जल्द ही अपना परीक्षण कक्ष मिल गया। दरवाजे पर एक जगह थी और रिचर्ड ने क्रिस्टल कार्ड डाला और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ये काफ़ी आधुनिक है। परीक्षण कक्ष के अंदर की जगह छोटी नहीं है, लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार की। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, रिचर्ड ने स्थल की गहराई में 2 मानव आकार के लक्ष्य देखे। ये लक्ष्य जादूगरों द्वारा बनाए गए थे। बाईं ओर का काला लक्ष्य अधिकतम 50 ऊर्जा स्तर के तात्विक क्षति को सहन कर सकता था, जबकि दूसरी ओर का सफ़ेद लक्ष्य 50 ऊर्जा स्तर के भौतिक क्षति को सहन कर सकता था। स्थल में एक सफ़ेद पत्थर का चबूतरा भी है, जिस पर 2 क्रिस्टल बॉल हैं, जो क्रमशः 2 लक्ष्यों के अनुरूप हैं। जब तक रिचर्ड किसी लक्ष्य पर किसी मंत्र से हमला करता है, मंत्र की शक्ति स्वतः ही क्रिस्टल बॉल में स्थानांतरित हो जाती है। ये सुविधाजनक है। रिचर्ड ने आह भरी। हालांकि जादू की वजह से जादूगरों की दुनिया ने एक अलग रास्ता अपनाया है, लेकिन लोगों की प्रवृत्ति वही है। वे चीज़ों को अपने लिए सुविधाजनक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पत्थर के चबूतरे के सामने पहुंचकर रिचर्ड ने सोचा, और उसके शरीर की जादुई शक्ति स्वतः ही उसके हाथों में इकट्ठा हो गई और हथेली के आकार के लाल आग के गोले में बदल गई। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और आग का गोला उल्कापिंड की तरह लक्ष्य पर जा लगा। धमाका। तत्वीय क्षति। अग्नि क्षति स्तर 20। रिचर्ड क्रिस्टल बॉल में मौजूद आंकड़ों से काफ़ी संतुष्ट था। इस द्वितीयक आग के गोले ने उसकी जादुई शक्ति का लगभग 1/4 यानी 50 अंक खा लिया, लेकिन इसकी शक्ति 20 के स्तर तक पहुंच गई। हालांकि यह शक्ति जादूगर के द्वितीयक आग के गोले के स्टाफ में संशोधित द्वितीयक आग के गोले से बहुत कम थी, लेकिन इसकी शक्ति जादुई मिसाइल से कहीं ज्यादा थी, जो उतनी ही जादुई शक्ति का उपभोग करती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ जादूगर कहते हैं कि जादू के करतब जादुई शक्ति की बर्बादी हैं। इस मंत्र में जादुई शक्ति का प्रयोग वाकई भयानक है। इसके बाद रिचर्ड ने द्वितीयक आग के गोले के स्टाफ की शक्ति का परीक्षण किया। धमाका। तत्वीय क्षति। अग्नि क्षति स्तर 49। आग के गोले की छड़ी की शक्ति को देखकर रिचर्ड आह भरते हुए बोला कि ज्ञान ही शक्ति है। हालांकि यह भी एक द्वितीयक आग का गोला था, लेकिन जादूगर द्वारा संशोधित आग के गोले की शक्ति 2 गुनी से भी ज्यादा थी। बर्फ का शंकु फिर से आजमाओ।
रिचर्ड ने लक्ष्य की ओर अपनी उंगली उठाई और एक बर्फ का कील उड़कर लक्ष्य पर लगा। तत्वीय क्षति, बर्फ, क्षति स्तर 0.1। चेतावनी, तात्विक लक्ष्यों पर भौतिक हमलों का परीक्षण न करें। रिचर्ड ने चेतावनी पढ़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिससे पता चला कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। बर्फ का शंकु मंद तात्विक त्वचा की एक परत से ढका होता है और यह वास्तव में गतिज क्षति पर निर्भर करता है। रिचर्ड ने अपना लक्ष्य बदला और एक और बर्फ का कील दागा। क्षति प्रकार, भेदी, क्षति स्तर 5, भेदी क्षति। रिचर्ड के मन में एक विचार आया और उसने भौतिक लक्ष्य की ओर मुड़कर उसे अपनी तलवार से काट डाला। जब मैं पत्थर के मंच पर लौटा तो क्रिस्टल बॉल में क्षति का प्रकार बदलकर काटने वाला हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जादूगर भौतिक क्षति को इतनी विस्तृत श्रेणियों में बांट पाएंगे। वे वास्तव में एक ऐसी सभ्यता हैं जो विमानों पर विजय प्राप्त करती है। बर्बादी से बचने के सिद्धांत के अनुसार रिचर्ड ने सामान्य अवस्था में अपने विंडक्रो स्लैश की शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक भौतिक लक्ष्य का उपयोग किया और 5 ऊर्जा स्तर की कटने वाली क्षति प्राप्त की। फिर उसने परीक्षण के लिए अपनी रक्तरेखा को सक्रिय किया और 6 ऊर्जा स्तर का परिणाम प्राप्त किया। एक ऊर्जा स्तर की वृद्धि बुरी नहीं है। रिचर्ड ने परिणाम देखा और काफी संतुष्ट हुआ। आखिरकार उसके रक्तरेखा सूत्र का पहला चरण रक्षा पर केंद्रित था और उसमें आक्रमण का अभाव था। जब रक्तरेखा सक्रिय हुई तो उसकी अपनी शक्ति में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। ये स्थिति दूसरे चरण में बदल जाएगी, लेकिन दूसरे चरण के लिए आवश्यक वस्तु वॉरक्राफ्ट अकादमी के प्रभाव क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वह इसे केवल विजार्डिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ऊंची कीमत पर ही खरीद सकता था। हालांकि रिचर्ड रक्त कीमिया के दूसरे चरण में आगे बढ़ने की जल्दी में नहीं था। सबसे पहले उसे उस समय किसी मिशन पर जाने की आवश्यकता नहीं थी और वह पूरा दिन अकादमी में ही रहता था, इसलिए उसे अपनी शक्ति में सुधार करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, वह जो लॉर्ड के ज्ञान के लिए ज्यादा उत्सुक था। क्याओ लुओंडे का ज्ञान सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। कुछ जादुई उपकरणों के डिजाइन, औषधि के सूत्र और यहाँ तक कि उच्च स्तरीय ध्यान विधियां भी उसे विरासत में मिली हैं। एक बार ये चीजें सीख लेने के बाद ये सब काले जादू के पत्थर बन जाते हैं। परीक्षण कक्ष से बाहर निकलने के बाद बाहर धूप तेज चमक रही थी। रिचर्ड ने खुद को धूप से बचाया और ध्यान औषधि का एक और बैच बनाने के लिए कुछ और सामग्री जुटाने के बारे में सोचा। अब उसके पास जादुई पत्थरों के कई उपयोग हैं और औषधियों का बाजार बहुत बड़ा है, इसलिए अगर वह और मेहनत करे तो ज्यादा कमा सकता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर गया उसने अपने सिर के ऊपर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। ऊपर देखा तो उसने अपने सामने एक उल्लू को उड़ते हुए देखा। रिचर्ड ने उल्लू को ध्यान से देखा और पाया कि यह वही उल्लू था जिसका इस्तेमाल चक्स संदेश पहुंचाने के लिए करता था। छोटे भाई, सेंट्रल ब्लैक टावर में आओ, उल्लू अचानक इंसानी भाषा में बोला। ऐसा ही लगता है, मैं समझ गया बड़े भाई, मैं अभी पहुंच रहा हूं, रिचर्ड ने उल्लू से कहा। यह सुनकर उल्लू ने अपने पंख फड़फड़ाए और काले टावर की ओर उड़ गया। ये थोड़ा अजीब है, चक्स मुझे अचानक काले टावर जाने के लिए क्यों कह रहा है? रिचर्ड ने थोड़ा उलझन में अपनी ठुड्डी को छुआ। सेंट्रल ब्लैक टावर की 56वीं मंजिल पर पहुंचकर रिचर्ड ने दरवाजा खटखटाया। धमाका धमाका, छोटे भाई आप आखिरकार आ ही गए। चक्स ने दरवाजा खोला और रिचर्ड का कमरे में स्वागत किया। चक्स के अलावा कमरे में एक और व्यक्ति था। ये व्यक्ति देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही रिचर्ड के रोंगटे खड़े हो गए। एक बेहद खतरनाक व्यक्ति। रिचर्ड ने मन ही मन इस आदमी का नाम लिया। एरिक, ये रिचर्ड है, मेरे गुरु का नया शिष्य। चक्स ने उस आदमी का परिचय कराया। एरिक खड़ा हुआ और चेहरे पर एक दयालु मुस्कान के साथ अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। भाई रिचर्ड, तुमने मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल कर दी। रिचर्ड ने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाया। जैसे ही उनके हाथ मिले रिचर्ड ने तुरंत एरिक के शरीर में तेजी से बढ़ती ऊर्जा महसूस की। वह ऊर्जा किसी इंसान की भी नहीं, बल्कि इंसानी खाल में किसी राक्षसी जानवर जैसी थी। मैं लोगों से घुलने मिलने में अच्छा नहीं हूं, इसलिए आपको परेशान करने के लिए माफ करना, सीनियर। क्या मैं लोगों से घुलने मिलने में अच्छा नहीं हूं? ऐसा नहीं चलेगा। एरिक ने बड़े भाई की तरह रिचर्ड का कंधा थपथपाया। हम सब एक ही अकादमी के जादूगर हैं। भविष्य में हम भाई बहन होंगे जो युद्ध के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। अगर तुम लोगों से घुलने मिलने में अच्छे नहीं हो तो युद्ध के मैदान में तुम्हें बहुत नुकसान होगा। रिचर्ड का दिमाग तेजी से घूम रहा था और उसने एरिक के इरादे का अंदाजा लगा लिया। शायद वह उसे किसी पार्टी या सैलून में आमंत्रित करने आया था। तो उसने सहमति में सिर हिलाया। सीनियर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कॉलेज में नया हूं और मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। अगर मैं लोगों से मिलना भी चाहूं तो मेरे पास कोई जरिया नहीं है। जब एरिक ने रिचर्ड की बात सुनी तो उसने बगल में बैठे चक्स की तरफ देखा और अपनी आस्तीन से मोम की मुहर वाला एक खूबसूरत निमंत्रण निकाला। अभी भी कोई जरिया ढूंढना मुश्किल है। आज रात मैं एक प्रशिक्षु विनिमय बैठक आयोजित कर रहा हूं। मेरे जूनियर, तुम एक एहसान करो और मेरे साथ आ जाओ।
प्रशिक्षु विनिमय बैठक। रिचर्ड ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। खैर, ये तो हम औपचारिक प्रशिक्षुओं के लिए है ताकि हम एक दूसरे को जान सकें, एरिक ने समझाया। फिर उसने कहा, लगभग सभी औपचारिक प्रशिक्षु इस विनिमय बैठक में भाग लेंगे। ठीक है। कुछ और विनम्र शब्दों के बाद एरिक अपना काम पूरा करके खड़ा हुआ और जाने को कहा। आखिरकार वह सिर्फ रिचर्ड को ही प्रशिक्षु के रूप में आमंत्रित नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद रिचर्ड ने पूछा, भाई, ये सीनियर एरिक कौन है? वह बहुत शक्तिशाली लगता है। शक्तिशाली, ये सही है। यह आदमी हमारे वाइस प्रेसिडेंट एरिक्स का प्रशिक्षु है। चक्स ने जवाब दिया। वैसे जूनियर भाई, क्या आज रात आपकी कोई महिला साथी है? चक्स ने अचानक रिचर्ड की तरफ आंख मारी। अगर नहीं सीनियर भाई, तो मैं आपको 2 से मिलवा सकता हूँ। मैं आपकी रात अच्छी गुजरेगी। नहीं भाई, रिचर्ड मुस्कुराया और चक्स की दयालुता को अस्वीकार करते हुए सिर हिलाया। मेरी एक महिला साथी है। क्या आपकी कोई महिला साथी है? चक्स दंग रह गया। उसके शांत स्वभाव वाले जूनियर भाई की वास्तव में एक महिला साथी थी, लेकिन वह तुरंत उत्सुकता से रिचर्ड के पास गया। जूनियर भाई, क्या आपकी वास्तव में कोई महिला साथी है? मुझे लगा था कि आपने अपने तन मन से सत्य को अपना लिया है और आपका हृदय केवल ज्ञान से भरा है। बताओ भाई, तुम किस विचारधारा से हो? तुम किस गुरु को मानते हो? मैं शेपिंग और कर्सिंग के द्विविध सिद्धांतों का छात्र हूं और मैं मास्टर सुजाना का अनुयायी हूं। रिचर्ड ने कुछ भी नहीं छिपाया। आखिरकार वे साथी प्रशिक्षु थे और उनके आगे लंबी जिंदगी थी। चाहकर भी वह इसे छिपा नहीं सकता था। ओह, तुम कमाल हो छोटे भाई। रिचर्ड खुशी से झूम उठा और चक्स को अंगूठा दिखाया। मास्टर सुजाना ने बरसों से किसी प्रशिक्षु को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इस साल उन्होंने एक को स्वीकार कर लिया और तुम उसे पाने में कामयाब हो गए। रिचर्ड मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। चूंकि तुम्हारी एक महिला साथी है, इसलिए मैं तुम्हें किसी और से नहीं मिलवाऊंगा। इतना कहने के बाद चक्स की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हें ये बात साफ कर देनी है। एक्सचेंज मीटिंग सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। प्रचार और चापलूसी को गंभीरता से मत लो। तथाकथित संबंधों पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो। जब तक तुम काफी मजबूत हो, तुम्हें रिश्ते बनाए रखने की जरूरत नहीं है, वे तुम्हारे पास आएंगे। जैसे आज तुमने कल ही मेरी बड़ी बहन की दुकान पर फोकस पोशन का एक बैच खत्म किया था और आज एरिक खुद तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा है। अगर तुमने कोई प्रगति नहीं की होती तो एरिक यहाँ तुम्हारा इंतजार करने के बजाय मुझे तुम्हारे लिए एक निमंत्रण छोड़ जाता। चक्स गहरी आवाज में बोला, मानो उसे पहले इस सिलसिले में नुकसान हुआ हो। हाँ भाई, मैं समझता हूँ, रिचर्ड ने उसी गंभीरता से जवाब दिया। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो चलो वापस चलते हैं और तैयारी करते हैं। चक्स खड़ा हुआ और रिचर्ड को थपथपाया। भाई, मुझे उम्मीद है कि आज रात तुम खूब चमकोगे और सबको मंत्रमुग्ध कर दोगे। ... रात में सेंट्रल ब्लैक टावर की 72वीं मंजिल पर रिचर्ड ने एली का हाथ थामा और निमंत्रण लेकर विनिमय स्थल के दरवाजे की ओर चल पड़ा। आज रात रिचर्ड ने एक साफ सुथरा काला सूट पहना, जिसकी छाती पर एक बैज लगा था और उसके चमड़े के जूते चमक रहे थे। उसके बगल में एली ने एक काली लंबी स्कर्ट और अपनी पतली गर्दन में नीलम का हार पहना हुआ था। यही होना चाहिए। रिचर्ड ने दरवाजे के सामने खड़े 2 मानवरूपी यांत्रिक पहरेदारों को देखा और सोचा कि एरिक वाकई कमाल का है। यहाँ तक कि यांत्रिक कठपुतलियाँ भी मानवरूपी थीं। ज्यादातर जादूगर मानवरूपी यांत्रिक कठपुतलियाँ नहीं खरीद सकते। रिचर्ड ने अपनी जेब से निमंत्रण निकाला और पहरेदार को दे दिया। पहरेदार ने निमंत्रण एक ही घूंट में निगल लिया और उसके शरीर से गियरों के आपस में रगड़ने की आवाज आई। पहचान की पुष्टि हो गई है। रिचर्ड मास्टर जोएलोड का आधिकारिक प्रशिक्षु है। विनिमय बैठक में आपका स्वागत है। पहरेदार ने रिचर्ड को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। एली ने भी ऐसा ही किया और अपना निमंत्रण पहरेदार को दे दिया। पहचान की पुष्टि हो गई है। मास्टर सुजाना आधिकारिक तौर पर आपकी प्रशिक्षु हैं। एली, एक्सचेंज मीटिंग में आपका स्वागत है। हॉल में प्रवेश करते ही पूरा हॉल भव्य और सुनहरा दिखाई देता है, जो बीच वाले काले टॉवर की अंधेरी और उदास शैली के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। जो प्रशिक्षु जल्दी पहुंच गए थे, वे 3-5 के समूहों में इकट्ठा होकर आपस में शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। औपचारिक प्रशिक्षु ज्यादातर जादूगरों के वंशज होते हैं। जब तक कि वे रिचर्ड एली जैसे विशेष प्रतिभा वाले लोग न हों, ज्यादातर प्रशिक्षुओं को जादूगर द्वारा औपचारिक शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले पहली कठिन परीक्षा तक इंतजार करना पड़ता है। रिचर्ड ने हॉल में चारों ओर नजर दौड़ाए और कोनों में कई प्रशिक्षुओं को देखा जो पहली नज़र में बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। शायद यही लोग हैं जिन्हें उस कठिन परीक्षा के बाद औपचारिक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार किया गया था। रिचर्ड ने मन ही मन सोचा। नश्वर प्राणियों से भर्ती किए गए एक जंगली प्रशिक्षु के रूप में रिचर्ड स्वाभाविक रूप से जादूगरों के वंशजों को नहीं जानता था। विनिमय बैठक शुरू होने से पहले रिचर्ड एली को एक कोना ढूंढने ले गया और चुपचाप बैठ गया।
इस विनिमय बैठक में कई छिपी हुई प्रतिभाएं हैं और वह सोचता है कि उसके लिए एक छोटा सा अनजान व्यक्ति बने रहना ही बेहतर है। जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, हॉल में और भी प्रशिक्षु आने लगे। इनमें से ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे और उनके रिश्ते अच्छे या बुरे थे। जब वे एक साथ होते तो मनमुटाव होना लाजमी था। एक प्रशिक्षु, जो चिंपांजी जितना बलवान था, अचानक अपने सामने खड़े प्रशिक्षु पर दहाड़ा। उसकी जादुई शक्ति के उतार चढ़ाव से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसकी शक्ति पहले ही एक मध्यम स्तर के प्रशिक्षु के स्तर तक पहुंच चुकी थी। काचमन, तुम कमीने अभी जिंदा हो। दहाड़ते हुए प्रशिक्षु ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को बिजली और गरज के जोर से अपने सामने खड़े प्रशिक्षु की ओर घुमाया। प्रशिक्षु के हाथ में जो लाठी थी वह लाठी से ज्यादा एक लंबी छड़ी जैसी थी। आमतौर पर लाठी के ऊपर एक क्रिस्टल बॉल रखी जाती है, लेकिन उसने क्रिस्टल बॉल पर धातु की कीलों की एक परत लपेट दी थी और कीलों पर रून खुदे हुए थे। इस समय कीलों पर लगे रून जादुई रोशनी से चमक रहे थे। हे, लाक, तुम अभी भी कितने बेवकूफ हो। मारा गया प्रशिक्षु अजीब तरह से 2 बार हंसा, न तो बचाव कर रहा था और न ही चकमा दे रहा था, बस चुपचाप लाठी को गिरते हुए देख रहा था। धमाका। लेक, मुझे याद है, मैंने आज की एक्सचेंज मीटिंग में तुमसे कहा था कि जल्दबाजी मत करना। लाक के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसने लाक का डंडा पकड़ लिया जो हवा और गरज जितना शक्तिशाली था, और लाक की लाख कोशिशों के बावजूद वह जरा भी नहीं हिला। क्या तुम भूल गए? उस आकृति से जादुई शक्ति की एक शक्तिशाली लहर निकली जिससे लाक अनजाने में कांप उठा। उसकी सहज प्रतिक्रिया उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि अगर उसने विरोध किया तो वह मर जाएगा। गले लगो, गले लगो, गले लगो। मुझे माफ़ करना सीनियर एरिक, मेरा यह मतलब नहीं था। कृपया मेरी मूर्खता को माफ़ कर दो। लाक ने अचानक एरिक को प्रणाम किया और उसकी कांपती आवाज़ पहले से बिल्कुल अलग थी। एरिक ने लाक को ठंडी नज़र से देखा और लाक का डंडा एक तरफ फेंक दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज मेरा मूड अच्छा है। इसके बाद एरिक एक वाइन ग्लास लेकर हॉल के बीचों बीच आया और उसे चांदी के चम्मच से खटखटाने लगा। हॉल में शोर शांत हो गया और सभी प्रशिक्षुओं का ध्यान विनिमय बैठक के आयोजक की ओर गया। देवियों और सज्जनों, मैं इस प्रशिक्षु विनिमय बैठक में आपका स्वागत करते हुए प्रसन्न हूं, जिसकी मैं मेजबानी कर रहा हूं। एरिक मुस्कुराया और भीड़ की ओर थोड़ा झुककर प्रणाम किया। यहाँ उपस्थित सभी लोग ब्लैक टॉवर के गुरुओं के औपचारिक प्रशिक्षु हैं और आप अकादमी के भविष्य के स्तंभ होंगे। इस विनिमय बैठक का उद्देश्य यह आशा करना है कि सभी एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें और अपने संबंधों को बेहतर बना सकें। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सभी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें और अपने पीछे बैठे गुरुओं के सामने अपनी प्रतिष्ठा न गंवाएं। आपको पता होना चाहिए कि शांति और संयम एक जादूगर के मूल गुण हैं। इसके बाद एरिक ने शराब का गिलास उठाया और सबके सामने उसे पी गया। अब प्रशिक्षु विनिमय बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। कितनी प्रबल शक्ति है! क्या यह अकादमी का सबसे अच्छा प्रशिक्षु है? हॉल के बीचों बीच एरिक को देखते ही रिचर्ड ने आह भरी। रक्त कीमिया का अभ्यास करने वाले एक जादूगर प्रशिक्षु के रूप में अभी अभी हुए टकराव में रिचर्ड को प्रशिक्षु द्वारा लाठी लहराने की बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ गई थी। अगर उसकी छड़ी का जोर उस पर पड़ता तो अगर वह उसे छू भी जाती तो वह घायल हो जाता, और अगर लग जाती तो मर जाता। और एरिक ने इस वार को इतनी आसानी से झेल लिया। मेरे गुरु ने कहा था कि यह सीनियर एरिक वाइस डीन एरिक का पसंदीदा छात्र है, एली ने लापरवाही से कहा। कहा जाता है कि वह इतना शक्तिशाली है कि वाइस डीन चाहते थे कि वह जादूगर की परीक्षा छोड़कर जादूगर बनने के लिए परिवार के संसाधन प्राप्त करने के लिए घर लौट आए। परिवार? रिचर्ड चौंक गया। क्या सीनियर एरिक किसी जादूगर परिवार से हैं? जादूगर परिवार, जो जादूगरों की दुनिया के ज्ञानोदय काल के प्रतीक हैं, आज भी मौजूद हैं। हालांकि अपने पूर्व गौरव की तुलना में आज के जादूगर परिवार ज्यादा गुप्त हो गए हैं। कुछ शक्तिशाली जादूगर परिवार अक्सर कॉलेजों को एक सार्वजनिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि कमजोर परिवार इस अग्रणी युग का हिस्सा बनने के लिए कॉलेज में दाखिला लेकर महान जादूगरों के जागीरदार बन जाते हैं। लेकिन चाहे वे मजबूत हों या कमजोर, जादूगर परिवार अपनी संतानों को सामान्य जादूगर वंशजों से कहीं बेहतर प्रशिक्षण देते हैं। हाँ, लेकिन मैंने यह बात शिक्षक से भी सुनी है। जैसे जैसे आदान प्रदान बैठक आगे बढ़ी, हॉल का माहौल धीरे धीरे जीवंत होता गया। अचानक से आने वाले संगीत के साथ जाने पहचाने प्रशिक्षु हॉल के बीचों बीच नाचने लगे। रिचर्ड, क्या तुम थोड़ी देर नाचना चाहोगे? एली ने थोड़ा ऊब कर पूछा। ये दृश्य उसे बहुत जाना पहचाना सा लगा। एक धनी व्यापारी की बेटी होने के नाते वह अभिजात वर्ग द्वारा आयोजित कई नृत्य समारोहों में शामिल हो चुकी थी। नाचने की बात छोड़ो, रिचर्ड ने उससे बात करने आए कई प्रशिक्षुओं को वापस भेज दिया। हालांकि वह शायद ही कभी बाहर जाता था, फिर भी कुछ जानकार प्रशिक्षुओं को पता था कि वह कैसा दिखता है। मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। उसे इस आदान प्रदान बैठक में आने का थोड़ा अफसोस हुआ। अगर कोई और समय होता तो वह छात्रावास में पढ़ रहा होता या औषधियाँ बना रहा होता।
यहाँ गुप्त उद्देश्यों वाले प्रशिक्षुओं के समूह के साथ अजीबोगरीब बातें करके समय बर्बाद करने के बजाय तो चलो वापस चलते हैं। यह आदान प्रदान बैठक उन कुलीनों द्वारा आयोजित पार्टी से कुछ अलग नहीं लगती। हॉल के दूसरे छोर पर जोसेफ प्रशिक्षुओं के एक समूह से उत्साहपूर्वक बात कर रहा था। रिचर्ड की कम प्रतिष्ठा की तुलना में मास्टर उलरिच के आधिकारिक प्रशिक्षु और एक जादूगर के वंशज के रूप में जोसेफ प्रशिक्षुओं के बीच कोई जाना पहचाना नाम नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से प्रसिद्ध था। भाई जोसेफ, मैंने सुना है कि आप हाल ही में एकाग्रता औषधि बनाने में कुशल हो गए हैं, एक प्रशिक्षु ने चापलूसी से कहा। जोसेफ ने अपने गिलास में शराब का घूंट भरा और गर्व से कहा, आपने सही सुना। मेरे गुरु ने मुझे एकाग्रता औषधि का सूत्र दिया है। अब से उलरिच स्टोर में हर महीने कम से कम 50 बोतलें फोकस पोशन की होंगी। ये शब्द बोलते ही आसपास के प्रशिक्षु चौंक गए। हालांकि उलरिच कीमिया शॉप फोकस पोशन बेचती है, लेकिन इसका उत्पादन अनियमित है। कभी कभी यह महीने में 30 से 50 बोतलें बना पाती है और कभी कभी बस कुछ ही। इसलिए हालांकि उलरिच शॉप में फोकस पोशन की कीमत 5 जादुई पत्थरों प्रति बोतल है, प्रशिक्षुओं के बीच लेन देन में यह अक्सर 1/3 ज्यादा कीमत पर बिकता है। अगर कई महीनों तक उत्पादन कम रहता है तो कीमत दोगुनी या उससे भी ज्यादा हो सकती है। सांद्रता औषधियों का भंडारण लगभग एक व्यवसाय बन गया है। जोसेफ ने अपने आसपास के प्रशिक्षुओं की प्रतिक्रियाओं को संतोष से देखा। औषधियां बनाने में उसकी सफलता दर लगभग 2 में से 1 थी। उसके शिक्षक ने भी उसकी इस प्रतिभा की प्रशंसा की, इसलिए उलरिच ने उसे सांद्रता औषधि का सूत्र दिया। जब वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, तभी उसने अचानक 2 प्रशिक्षुओं को अपने हॉल। उनमें से एक उसे खास तौर पर जानी पहचानी लग रही थी। एली। शराब के नशे में जोसेफ का दिमाग थोड़ा सुस्त हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वह पुष्टि कर पाता, दोनों प्रशिक्षु दरवाजे से बाहर गायब हो गए। छोड़ो, अगर वो है तो क्या हुआ? जोसेफ ने सिर हिलाया। अब उसके आसपास औरतों की कोई कमी नहीं है, बस एक खूबसूरत औरत है जिसमें कुछ हुनर है। उसे उस बेकाबू प्रशिक्षु के साथ खेलने दो। एक अदूरदर्शी औरत जो कुछ हासिल नहीं कर सकती, उसे भविष्य में पछताना पड़ेगा। ये सोचकर जोसेफ सबके साथ शराब पीता और बातें करता रहा और ध्यान का केंद्र होने का आनंद लेता रहा। इस आदान प्रदान बैठक ने रिचर्ड के जीवन को नहीं बदला। नीरस, उबाऊ और उबाऊपन एक जादूगर प्रशिक्षु और यहाँ तक कि एक जादूगर के जीवन का मुख्य विषय था। 3 महीनों तक रिचर्ड ने अपना अधिकांश समय औषधियाँ तैयार करने में बिताया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने एक बात ध्यान में रखी, आंकड़े रिकॉर्ड करना। जैसे जैसे प्रत्येक औषधि सफलतापूर्वक तैयार होती गई, रिचर्ड का डेटा धीरे धीरे समृद्ध होता गया। अभी भी कोई विशिष्ट विशेषता नहीं। पूरी रात पढ़ाई करने के बाद रिचर्ड ने अपनी मोटी नोटबुक देखी, जिसमें पिछले कुछ दिनों में उसके द्वारा बनाई गई सभी औषधियों का डेटा दर्ज था। उसने सोचा कि वह इन आंकड़ों से कुछ पैटर्न ढूंढ सकता है, जिससे औषधि की सफलता दर बढ़ सकती है और बड़े पैमाने पर उत्पादन भी संभव हो सकता है। लेकिन अब तक उसकी योजना विफल रही है। क्या ये सच है कि औषधियाँ केवल अनुभव और भावना पर निर्भर हो सकती हैं? रिचर्ड ने कुछ निराशा के साथ आंकड़ों को देखा। जादूगर तथ्यों से सत्य की खोज करने में विश्वास करते हैं। संख्याएं झूठ नहीं बोलती। यदि कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है तो कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है। रिचर्ड ने नोटबुक एक तरफ फेंक दी और सोचने लगा कि क्या उससे कुछ छूट गया है। वरना बिना कोई पैटर्न देखे उसने सैकड़ों प्रयोग क्यों नहीं किए होते। तभी उसका दरवाज़ा खटखटाया। एली दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह जम्हाई ले रही थी, और उसने रिचर्ड को पांडुलिपि के कागजों का एक ढेर दिया। रिचर्ड, मैंने वो सब खोल दिया है जो तुम चाहते थे। यह आइसकोन तकनीक वाकई जादुई है। जब मैंने इसकी रून संरचना को अलग किया तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर रून शक्ति उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और बहुत कम हिस्सा ही आइसकोन को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह मूलतः अन्य तात्विक मंत्रों के साथ असंभव है। रिचर्ड ने पांडुलिपि के कागजों को पलटा, जिनमें एली द्वारा मंत्र को अलग करने की प्रक्रिया दर्ज थी। जब उसने अंत की ओर देखा तो रिचर्ड को केवल रूनों के एक घेरे वाला एक मंत्र मॉडल दिखाई दिया। यह आइस स्पाइक मंत्र का शक्ति स्रोत है। मुझे आशा है कि तुम यही चाहते हो। एली ने फिर जम्हाई ली। पिछले कुछ दिनों से वह मुश्किल से सोई थी और सारा दिन रिचर्ड के मंत्रों को खोलती रही थी। ठीक है, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। ये चीज़ मेरे लिए बहुत मददगार है। रिचर्ड ने एली का सिर सहलाया। वापस जाओ और आराम करो। तुमने इन दिनों बहुत मेहनत की है। तो मैं वापस जाता हूँ। रिचर्ड पांडुलिपि का कागज लेकर मेज पर लौट आया और उसने अपना मन बदलकर फिलहाल औषधि के बारे में न सोचने का फैसला किया। आइसकोन, मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकती हो। रिचर्ड ने एली की पांडुलिपि पलटी, जिसमें जादुई ऊर्जा को परिवर्तित करने में रूनों के इस चक्र की दक्षता को ध्यान से दर्ज किया गया था। 60%, इतनी ऊंची रूपांतरण दर। रिचर्ड ने पांडुलिपि के कागज पर दर्ज रिकॉर्ड को आश्चर्य से देखा।
60% रूपांतरण दर का मतलब है कि उसके द्वारा डाली गई जादुई शक्ति की प्रत्येक इकाई के लिए जादुई शक्ति की 0.6 इकाई आइसकोन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगर यह रूपांतरण दक्षता उसके पिछले जन्म में आंतरिक दहन इंजन पर लागू होती तो नोबेल पुरस्कार उसके नाम पर दिया जाता। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि यह मान एक सैद्धांतिक मान था जो रून के वाहक के साथ बदलता था। वाहक की जादुई चालन दक्षता जितनी ज्यादा होती, उसकी दक्षता 50% के उतने ही करीब होती। रूपांतरण जादू जादू अचानक रिचर्ड रुक गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या अनदेखा कर दिया था। उसने पदार्थों के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों और यहाँ तक कि विभिन्न खंडित आंकड़ों को भी दर्ज किया, लेकिन केवल एक चीज जो उसने दर्ज नहीं की वह थी शोधन प्रक्रिया के दौरान औषधि की जादुई शक्ति में हुए परिवर्तन। वह अपने पिछले जन्मों के अनुभवों से अंधा हो गया था। इस जादुई दुनिया में जादू औषधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। रिचर्ड अचानक प्रबुद्ध होकर कमरे से बाहर भागा और फिर वापस कमरे में भागा। नीचे जाना बहुत धीमा है। वह बालकनी की खिड़की से बाहर कूद गया और व्यावसायिक क्षेत्र की ओर भागा। अब उसे थोड़ी मदद की जरूरत है।